विनाशकारी जादूगर सी 321 अध्याय 321 321 अध्याय 321 दो शिक्षक यह असंभव नहीं है। पुस्तक अध्याय 321 दो शिक्षक यह असंभव नहीं है। यान कुआंगशेंग ने कहा कि वह सुनना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसने बाय येयुवान को अपनी बात पूरी करने दी। बाय येयुवान ने लिन मुयू के अनुभवों को कुछ बड़ा चढ़ाकर बताया, यहां तक कि यान कुआंगशेंग के चेहरे पर भी हैरानी के भाव दिखाई दिए। तुमने कहा कि तुम रसातल लोक में गए और 3 शहरों का नरसंहार किया, और तुमने एक दानव राजा के अवतार को भी मार डाला। यान कुआंगशेंग ने लिन मुयू को ध्यान से देखा और उस पर एक अदृश्य दबाव महसूस हुआ। किसी ने भी दैवीय स्तर के विशेषज्ञ के दबाव में झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। बाय येयुवान ने कहा, क्या मैंने अभी अभी यह नहीं कहा था? चुप रहो, मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैं चाहता हूं कि वह खुद बोले। यान कुआंगशेंग ने गुर्राते हुए बाय येयुवान की बात काट दी। बाय येयुवान एक पल के लिए रुक गया। उसके स्वभाव को देखते हुए वह पलटवार कैसे नहीं करता, लेकिन चूंकि वह एक एहसान मांग रहा था, इसलिए बाय येयुवान ने इसे सहन कर लिया। लिन मुयू ने कहा, मैंने 3 शहरों का नरसंहार किया और 4 पंखों वाले मिनोटॉर राजा के अवतार को मार डाला। असली 4 पंखों वाले मिनोटॉर राजा के आने से पहले मैंने इस स्थिति का फायदा उठाया। मैंने दानव राजा के शहर पर विषैले तारे की अंगूठी का प्रयोग किया। यान कुआंगशेंग ने पूछा, टॉक्सिक स्टार रिंग, क्या यही वो कौशल है जिसका इस्तेमाल तुमने पहले किया था? लिन मुयू ने सिर हिलाते हुए कहा, आदिम प्रतीक के साथ मिलकर विषैले तारे की अंगूठी की शक्ति अपार हो जाती है। यान कुआंगशेंग ने इसका अनुभव किया था और शक्ति वास्तव में अपार थी। 820 स्तर 70 से नीचे के साधारण दानवों को अगर मारा जाए तो वे मर जाएंगे। बुरा नहीं है। यान कुआंगशेंग की आंखों में प्रशंसा का भाव झलक रहा था। बाय येयुवान जोर से हंसी, क्या बात है? रसातल लोक में जाकर शहरों का नरसंहार करना, हम दोनों में से किसी ने भी ऐसा नहीं किया है, लेकिन मेरे शिष्य ने किया है। ऐसा तो तुमने नहीं किया, तुम किस बात पर हंस रही हो? यान कुआंगशेंग ने बाय येयुवान की बातों को सीधे सीधे खारिज कर दिया। बाय येयुवान को कोई आपत्ति नहीं थी, अगर मेरे शिष्य ने ऐसा किया है, तो ऐसा ही है जैसे मैंने किया हो। तो फिर तुम्हारे उस खजाने का क्या होगा? क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? नहीं, यान कुआंगशेंग ने साफ इनकार कर दिया। बाय येयुवान के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। इतनी जल्दी मना मत करो, बस अपनी शर्तें बताओ, हम किसी भी बात पर चर्चा कर सकते हैं। यान कुआंगशेंग ने लिन मुयू को देखा। लिन मुयू के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें अब प्रतिभाशाली नहीं, बल्कि एक राक्षस कहा जा सकता है। उसने खुद से पूछा, अगर वह खुद 39वें स्तर पर होता तो क्या वह ऐसे काम कर पाता? उच्च स्तरों को चुनौती देना मुश्किल नहीं था, लेकिन इतना बड़ा अंतर कठिन था। इससे पहले वह एक दानव राजा के अवतार को भी मार चुका था, लेकिन उस समय वह पहले से ही लेवल 69 पर था, लेवल 70 पर तीसरी नौकरी बदलने से बस आधा कदम दूर। जबकि लिन मुयू का स्तर केवल 39वां था। यह अंतर आश्चर्यजनक रूप से बड़ा था। यान कुआंगशेंग को यह स्वीकार करना पड़ा कि लिन मुयू उनसे कहीं अधिक उत्कृष्ट थी। यान कुआंगशेंग की आंखों में एक चमक आई, एक शर्त मान लो, और वह वस्तु तुम्हारी हो जाएगी। बाय येयुवान ने उदारतापूर्वक कहा, सीधे सीधे कह दो, सिर्फ एक शर्त मत रखो, 10 भी ठीक है। आखिरकार वह यहां आ ही चुका था, इसलिए उसे अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं थी। उसने पहले सहमति दी, फिर वे चर्चा कर सकते थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वह शर्तों को पूरा कर पाएगा, वह एक अलग मामला था। यान कुआंगशेंग ने कहा, कोई जरूरत नहीं, बस एक शर्त है, वह मेरा शिष्य बन जाए। कोई बात नहीं। बाय येयुवान ने बिना किसी झिझक के सहमति जताई। लिन मुयू स्तब्ध था, और यान कुआंगशेंग भी। क्या इस व्यक्ति ने ठीक से सुना नहीं था, तभी तो वह इतनी आसानी से सहमत हो गया। बाय येयुवान को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने कहा, इसमें बड़ी बात क्या है? एक व्यक्ति के 2 शिक्षक होना तो सामान्य बात है। यह ऐसा है जैसे एक शिक्षक के 2 शिष्य हों, कोई अंतर नहीं है। लिन मुयू के होंठ फड़कने लगे, क्या आप इसे कोई अंतर नहीं कहते? यह तो बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह कुलीन वर्ग का नहीं था। उनकी अपनी स्थिति पहले से ही काफी गंभीर थी। अगर वे इसे हल नहीं कर पाते, तो कौन जानता कि इसका क्या अंजाम होता।
बाय यीयुआन ने मौके का फायदा उठाते हुए यान कुआंगशेन को पीछे हटने का मौका नहीं दिया और कहा, तो फिर बात पक्की हो गई, तुम एक दिव्य स्तर के विशेषज्ञ हो, तुम्हें अपना वचन निभाना होगा। यान कुआंगशेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। धिक्कार है, उसने जल्दबाजी में बोल दिया। उसे पहले बाय यीयुआन और लिन मुयू को गुरु शिष्य का रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर करना चाहिए था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, एक दिव्य स्तर के विशेषज्ञ के रूप में उन्हें अपना वचन निभाना ही था। उसने गुस्से में गुर्राते हुए लिन मुयू से कहा, तुम मेरे साथ चलो और तुम यहां से दफा हो जाओ। इसका उत्तरार्ध बाय यीयुआन को संबोधित था। बाय यीयुआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं चलती हूँ। आखिरकार उसका लक्ष्य हासिल हो चुका था, बाकी सब मायने नहीं रखता था। हालांकि रक्तपात की भूमि आदिम युद्ध क्षेत्र की तरह एक स्वतंत्र क्षेत्र थी, लेकिन यह उतनी विशाल नहीं थी। इसके विपरीत ये काफी छोटा था, जिसका व्यास 100 किलोमीटर से अधिक नहीं था। रक्तपात से ग्रसित भूमि के केंद्र में एक आंगन था। किसी भी प्रकार की बाढ़ के अभाव में दृढ़ रक्तरंजित हत्या की मंशा ही सबसे बड़ी बाधा साबित हुई। आंगन के अंदर फूल और पौधे उगाए गए थे। ये साधारण फूल और पौधे नहीं थे, बल्कि असामान्य रूप से गहरे लाल रंग के थे। उनसे निकलने वाली सुगंध में खून की गंध के साथ साथ जीवन शक्ति का भी अंश झलक रहा था। लिन मुयू ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उस उजाड़ रक्तभूमि में, जहां मीलों तक जमीन खून से लथपथ थी, कोई जीवन शक्ति नहीं होगी। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि फूलों और पौधों को अभी भी घर के अंदर उगाया जा सकता है। यान कुआंगशिंग ने कहा, आप फिलहाल यहीं रुकेंगे। लिन मुयू ने सिर हिलाते हुए कहा, यान शिक्षक, मेरी हत्या करने की मंशा का क्या होगा? यान कुआंगशिंग ने उसे एक काला बहुभुजीय रत्न फेंका। उसी समय उसने लिन मुयू की ओर हथेली हिलाई। ताड़ की हवा के गुजर जाने के बाद लिन मुयू की लगातार उबलती हुई हत्या की भावना तुरंत शांत हो गई। इसका असर शांतिदायक औषधि लेने से भी बेहतर था। लिन मुयू ने बहुभुजाकार रत्न को पकड़ रखा था और अनुमान लगा रही थी कि शायद यही वह वस्तु थी जिसके लिए बाय यीयुआन पूछने आई थी। उसकी जासूसी क्षमता की झलक दिखाई दी। डोमेन स्टोन एक डोमेन बना सकता है। कार्यक्षेत्र। लिन मुयू ने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। यान कुआंगशिंग ने लिन मुयू के चेहरे के भाव देखकर कहा, तुमने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा, है ना? लिन मुयू ने सिर हिलाया। वास्तव में उसने ऐसा नहीं किया था। विभिन्न क्षेत्रों के बारे में ज्ञान ऐसी चीज नहीं है जिसे किताबों में दर्ज किया जाता है। अभी आपको इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी हत्या करने की मंशा को नियंत्रित करने की जरूरत है। अपने नियंत्रण में मौजूद हत्या की मंशा को डोमेन स्टोन में डाल दें। अपनी हत्या करने की इच्छा को कैसे नियंत्रित करें, इसका समाधान आप खुद ही ढूंढ लें, मेरे पास आपको जवाब देने का समय नहीं है। यान कुआंगशिंग ने ये कहा और घर में प्रवेश कर गया। दरवाजा धमाके के साथ बंद हो गया और उसने लिन मुयू को अंदर भी नहीं आने दिया। लिन मुयू ने हल्की स्याह भरी डोमेन स्टोन को पकड़े हुए और उसमें अपनी हत्या की भावना को समाहित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हत्या करने की इच्छा पूरी तरह से अनियंत्रित थी, चाहे वह इसे नियंत्रित करने की कितनी भी कोशिश करे, ये व्यर्थ थी। शिक्षक अपनी हत्या करने की मंशा को इतनी आसानी से नियंत्रित कर सकता है। कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा, बस मुझे अभी तक समझ नहीं आया है। मैं अपनी हत्या करने की इच्छा को कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ? लिन मुयू चाहे जितना भी सोच ले, उसे इसका हल नहीं मिल पा रहा था। अचानक उसने आंगन के बाहर घोर हत्या की मंशा देखी। यहाँ हत्या का इरादा पूरी तरह से जम गया था, जैसे आंगन को घेरने वाला कोहरा, जो अनिश्चित काल तक मंडराता रहता है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि यह हत्या का इरादा यान कुआंगशिंग का था, और लिन मुयू इसमें यान कुआंगशिंग की आभा को महसूस कर सकती थी। यान कुआंगशिंग अपनी हत्या की मंशा को बाहर छोड़ सकता था और वह इसे किसी भी समय वापस भी ले सकता था। बाय यीयुआन की ताकत यान कुआंगशिंग से अधिक थी या कम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम हत्या की मंशा को नियंत्रित करने के मामले में वह बाय यीयुआन से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। हत्या के इरादे में शिक्षक की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह आत्मा की छाप है। लिन मुयू हत्या के इरादे के भीतर यान कुआंगशिंग के अनूठे निशान को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। अचानक एक अंतर्दृष्टि जागृत हुई और लिन मुयू को कुछ समझ में आ गया। उसने हत्या के इरादे को नियंत्रित करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा।
लिन मुयू निराश नहीं हुई और न ही उसने हार मानी। अगर दूसरे लोग ऐसा कर सकते हैं तो उसे विश्वास था कि वह भी कर सकता है। लिन मुयू ने बिना थके अथक परिश्रम किया। यह ऐसा कौशल नहीं था जिसे तुरंत समझा और इस्तेमाल किया जा सके। इसे सीखना काफी मुश्किल था। दिन बीतते गए। लिन मुयू लगातार 10 दिनों तक वहां बिना हिले डुले बैठी रही। यान कुआंगशिंग ने ये देखा और मन ही मन सहमति में सिर हिलाया। लिन मुयू की इच्छाशक्ति अत्यंत मजबूत थी, जिसने उन्हें प्रभावित किया। इससे पहले, जब उन्होंने लिन मुयू को अपना शिष्य बनने के लिए कहा था, तो इसका एक कारण ये भी था कि वे बाई युवान के खिलाफ जाना चाहते थे। लेकिन अब तक वह लिन मुयू को पहचान चुका था। उन 10 दिनों के दौरान, लिन मुयू की अनियंत्रित हत्या की मंशा कई बार लगभग फूट पड़ी थी। हर बार, यान कुआंगशिंग ने सहजता से अपना हाथ हिलाया और उसे सहजता से दूर कर दिया। अंततः 10 दिनों के बाद, लिन मुयू ने पाया कि उसने हत्या की मंशा के एक अंश को नियंत्रित कर लिया है। अंततः उसने हत्या के इरादे को डोमेन स्टोन में निर्देशित किया। एक झंझनाहट के साथ, डोमेन स्टोन तुरंत उसकी हथेली से उड़ गया और लिन मुयू की आंखों के सामने तेजी से घूमने लगा। फिर वह प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई और लिन मुयू के माथे में प्रवेश कर गायब हो गई। लिन मुयू ने पाया कि उसकी आध्यात्मिक दुनिया में अब एक अतिरिक्त वस्तु, डोमेन स्टोन भी मौजूद है। डोमेन स्टोन के उसके शरीर में प्रवेश करने के साथ ही उसके गुण भी बदल गए। उसकी क्षमताओं में एक नई किलिंग डोमेन स्किल दिखाई दी। हालांकि, बाद में इसे अनुपलब्ध के रूप में दर्ज किया गया। घर के अंदर, यान कुआंगशिंग ने यह दृश्य देखा और थोड़ा आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में ऐसा करेगा। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। 10 दिनों में ये पहली बार था जब वह बाहर आया था। लिन मुयू तुरंत खड़ी हो गई और उन्हें प्रणाम करते हुए बोली, गुरुजी। यान कुआंगशिंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्या तुमने कोई नया कौशल हासिल किया है? लिन मुयू ने जवाब दिया, किलिंग डोमेन, लेकिन यह अभी भी अनुपलब्ध है। यान कुआंगशिंग ने कहा, बेशक यह अनुपलब्ध है, आपके स्तर पर किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित कौशल का उपयोग करने का प्रयास करना लगभग मृत्यु को आमंत्रित करने जैसा है। अब आपको बस इतना करना है कि अपनी सारी हत्या करने की इच्छा को डोमेन स्टोन में समाहित कर दें। जब आप इसे भर लेंगे, तो ये कौशल उपलब्ध हो जाएगा। आप आगे बढ़िए, मैं आपका इंतजार करूंगा। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 322। अध्याय 322। 322। अध्याय 322। मनुष्य को कुछ कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। बाय युवान श्वेत निवास के छोटे से आंगन में अनमने ढंग से चाय पी रहा था। न जाने क्यों, उसे बेहतरीन चाय भी बेस्वाद लग रही थी। बूढ़े मेंग, क्या आपको लगता है कि शियाओ यू सफल हो सकता है? वह लिन मुयू को अब छोटा बदमाश भी नहीं कहता था, बल्कि उसे शियाओ यू कहकर पुकारता था। मेंग अनवेन हल्के से मुस्कुराई, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। महान श्वेत देवता होने के नाते तुम्हें ऐसी बातों की चिंता क्यों होगी? बाय युवान ने आह भरी, शियाओ यू की घातक आभा बहुत विशाल है। अगर उसने तीसरा रूपांतरण पूरा कर लिया होता और उसका स्तर 60 से ऊपर होता, तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती। मेरा मानना है कि उस समय वह घातक आभा को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम होगा। लेकिन अब, वह तो बस। मेंग अनवेन ने कहा, क्या ओल्ड कूंग ने पहले से ही कार्रवाई नहीं की है? उनके रहते हुए चिंता की क्या बात है? बाय युवान एक पल के लिए चुप हो गया, उस बूढ़े कमीने को मुफ्त में एक शिष्य मिल गया। मेंग अनवेन हल्के से हंसते हुए बोली, तुम्हें शियाओ यू के दूसरे रूपांतरण की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। वह जल्द ही वापस आएगा और उसके लिए अपनी क्षमता बढ़ाने का समय आ जाएगा। बाय युवान ने कहा, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। सब कुछ तैयार है, बस उसके लौटने का इंतजार है। दूसरा परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बाय युवान ने अपना बड़ा हाथ लापरवाही से हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, कोई गलती नहीं होगी। रक्तपात से ग्रसित भूमि में हत्या की आभा की पहली धारा को सफलतापूर्वक निर्देशित करने के बाद से लिन मुयू 10 दिनों तक बिना हिले डुले बैठी रही थी। उसके भंडारगृह में निंग याई द्वारा छोड़ा गया काफी मात्रा में भोजन था, जो उसे आधे साल तक चलने के लिए पर्याप्त था। पहली सफलता के बाद दूसरी सफलता मिली। लिन मुयू ने धीरे धीरे घातक आभा को नियंत्रित करने की कला में महारत हासिल कर ली और उस आभा के अंशों को डोमेन स्पिरिट स्टोन में प्रवाहित करने लगी।
घातक आभा के प्रत्येक कण पर लिन मोयू की आध्यात्मिक छाप थी। डोमेन स्पिरिट स्टोन में अधिकाधिक घातक आभा प्रवेश करने के साथ साथ संचार की गति तेज होती गई। ऐसा लग रहा था मानो डोमेन स्पिरिट स्टोन कभी भर ही नहीं सकता, वह जितना भी कुछ भी दिया जाता था उसे सोख लेता था। जब लिन मोयू ने अपनी सारी घातक ऊर्जा अंदर भेज दी, तब भी वह 10वें हिस्से तक भी नहीं भरी थी। अंततः मैंने अपनी सारी घातक ऊर्जा भेज दी है। लिन मोयू के विचार पहले से भी अधिक स्पष्ट हो गए। इस अनुभव से लिन मोयू का संकल्प पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया। एक विचार के साथ ही डोमेन स्पिरिट स्टोन में मौजूद घातक आभा काले धुएं की तरह आकाश में फैल गई। लिन मोयू उस विशाल घातक आभा के बीच खड़ा था, उसकी निगाहें स्पष्ट और शांत थीं। अब ये घातक आभा पूरी तरह से उसकी हो गई थी, और अब उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इसके बजाय घातक आभा के अत्यधिक दबाव में कमजोर इच्छाशक्ति वाले लोग ही प्रभावित होंगे। उनकी ताकत कम हो गई, गति धीमी हो गई, इच्छाशक्ति कमजोर हो गई, मानो उन पर कोई अभिशाप लगा हो। घातक आभा डोमेन स्पिरिट स्टोन में वापस समाहित हो गई। लिन मोयू ने एक लंबी सांस छोड़ी। पिछले 20 दिनों से अधिक समय से उन्होंने कभी इतना आराम महसूस नहीं किया था। बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। यान कुआंगशिंग लौट आया था। गुरुजी, आप वापस आ गए हैं, लिन मोयू ने आदरपूर्वक कहा। सूंघते ही उसे खून की तीव्र गंध महसूस हुई। खून की गंध इतनी तीव्र कि उन शहरों में नरसंहार करते समय भी इतनी तीव्र नहीं थी। खून की बदबू यान कुआंगशिंग के हाथ में मौजूद किसी चीज से आ रही थी। मांस का एक टुकड़ा। मांस का सिर्फ हथेली के आकार का टुकड़ा था, फिर भी उससे खून की इतनी तीव्र गंध आ रही थी। यान कुआंगशिंग ने लिन मोयू की ओर एक नजर डाली, उसकी आंखों में एक चमक सी झलक रही थी। फिर उसने मांस को उसकी ओर उछालते हुए कहा, इसे खाओ। फिर उन्होंने कहा, इसे तुरंत कच्चा ही खा लें। बिना किसी झिझक के लिन मोयू ने सीधे कच्चे मांस से एक टुकड़ा खा लिया। खून की तेज गंध के बावजूद इसे खाते समय खून का जरा सा भी स्वाद नहीं आया। इसके बजाय इसमें हल्की सी मिठास थी, जो मुंह में घुल जाती थी। इसका स्वाद तो धरती को निगलने वाले विशालकाय अजगर के मांस से भी कहीं बेहतर था। लिन मोयू को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी तीव्र रक्त की गंध कहां से आ रही है। लिन मोयू को बिना किसी झिझक के मांस खाते देख यान कुआंगशिंग ने संतुष्टि भरी नजर से कहा, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि यह किस प्रकार का मांस है? लिन मोयू ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा, गुरुजी, आप मुझे जो भी देंगे मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। यान कुआंगशिंग हंसते हुए बोला, वाइट युवान ने तुम्हें बताया था ना कि इस जगह को खूनी भूमि कहते हैं। लिन मोयू ने सिर हिलाया। तो क्या आप जानते हैं कि इसे खूनी भूमि क्यों कहा जाता है? लिन मोयू ने सिर हिलाया, उसे नहीं पता था। यान कुआंगशिंग ने कहा, खूनी भूमि एक स्वतंत्र स्थान, एक प्राचीन अवशेष। 100 मील चौड़ा, 10,000 मील से अधिक लंबा और लंबा। लिन मोयू चौंक गया, उसने सोचा था कि यह सिर्फ एक छोटा सा स्वतंत्र स्थान है। पता चला कि यह अंतरिक्ष एक बेलनाकार आकार का था, जिसकी ऊंचाई 10,000 मील से भी अधिक थी। यान कुआंगशिंग ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, 1000 मील ऊपर या नीचे रक्त अजगर नामक जानवर रहते हैं। तुमने जो मांस खाया है वो उन्हीं में से एक का है। लिन मोयू ने अचानक देखा कि यान कुआंगशिंग के वस्त्र का कोना फटा हुआ लग रहा था, जो उसके जाने के समय नहीं था। उसके वस्त्र और तलवार पर खून के कुछ धब्बे भी दिखाई दे रहे थे। गुरुजी, क्या आपको चोट लगी है? यान कुआंगशिंग हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं। ब्लड पाइथन आखिर एक आध्यात्मिक स्तर का जानवर है। इसका मांस और खून निकालने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। यह सुनकर लिन मोयू भावुक हो गई। यान कुआंगशिंग ने उससे जो थोड़े से शब्द कहे थे, वे 10 वाक्यों के बराबर भी नहीं थे। फिर भी वह लिन मोयू की खातिर एक आध्यात्मिक स्तर के राक्षस से लड़ने गया था। यान कुआंगशिंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं दशकों से यहाँ रह रहा हूँ और अनगिनत बार इन चीजों से लड़ चुका हूँ। मुझे इसकी आदत हो गई है। इस समय तक लिन मोयू सारा मांस खा चुकी थी। यान कुआंगशिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, खा लिया तो अब इसका आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। इसका आनंद लें। लिन मोयू थोड़ी हैरान थी। अगले ही पल उसके शरीर के भीतर एक जबरदस्त शक्ति का विस्फोट हुआ। उसे असहनीय दर्द हुआ और लिन मोयू कराह उठा, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बहुत दर्द हुआ। उसके पूरे शरीर में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लाखों सुइयां चुभाई जा रही हो।
कुछ ही देर में लिन मोयू के पूरे शरीर से खून रिसने लगा, जिससे वह पल भर में खून से लथपथ आकृति में बदल गया। लिन मोयू ने एक भी आवाज नहीं निकाली, असहनीय दर्द के कारण उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। यहाँ तक कि उनका सुंदर चेहरा भी कुछ हद तक विकृत हो गया। उसने दांत पीसते हुए पूछा, गुरुजी, ऐसा क्यों हो रहा है? यान कुआंगशिंग ने पूछा, आपने पहले भी चमत्कारी दवा ली है ना? ये चमत्कारी औषधि ब्लड पाइथन के रक्त और मांस के सार से बनी है, लेकिन गोली के रूप में इसके प्रभाव काफी कम हो जाते हैं। सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको इसे कच्चा ही खाना होगा। आप इसे दूसरे रूपांतरण से पहले एक बार, उसके बाद एक बार और तीसरे रूपांतरण के बाद एक बार फिर से खा सकते हैं। इसके प्रभाव हर बार बढ़ते जाते हैं, जिससे आप अपने गुणों को चरम सीमा तक बढ़ा सकते हैं। फिर उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, यदि तुम कठिनाइयों को सहन नहीं कर सकते, तो तुम सर्वोच्च विशेषज्ञ कैसे बन सकते हो? ये घटिया चमत्कारी औषधि केवल 200 गुण अंक जोड़ती है, बिल्कुल बेकार। सच्चे आदमी को पुरस्कार पाने के लिए कड़वाहट सहनी पड़ती है। आपने जो खाया है वह उच्चतम श्रेणी का ब्लड पाइथन का मांस है, न कि कोई मामूली चमत्कारी दवा जिसकी तुलना इससे की जा सके। तो बस यही बात थी। लिन मोयू को एहसास हुआ कि उसके गुण तेजी से बढ़ रहे हैं। उस निम्न श्रेणी की चमत्कारी औषधि से कोई दर्द नहीं होता था, बस सभी गुणों में 200 अंकों की वृद्धि हो जाती थी। लेकिन कच्चे ब्लड पाइथन का मांस खाना, हालांकि बेहद दर्दनाक होता है, सभी गुणों को कम से कम 2000 अंकों तक बढ़ा देगा। यह एक मध्यम दर्जे की चमत्कारी दवा के बराबर है, बस थोड़ा अधिक दर्दनाक है। अगर विकल्प दिया जाए तो लिन मोयू निश्चित रूप से दर्द सहना ही चुनेगी। असली मर्द को थोड़ा बहुत दर्द सहना पड़ता है। लिन मोयू को दांत पीसकर चुपचाप सहन करते देख यान कुआंगशिंग और भी अधिक संतुष्ट नजर आया। आप अपना दूसरा रूपांतरण करने वाले हैं और आप नौकरी में पदोन्नति पाने की कोशिश करेंगे, है ना? क्या आप जानते हैं कि नौकरी में पदोन्नति का मूल कारण क्या है? नौकरी में तरक्की के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है किस्मत। बदकिस्मती के साथ 99% संभावना भी अर्थहीन हो जाती है। दूसरा है गुण, आपको सीमाओं को तोड़ना होगा। इसका सबसे सरल तरीका चमत्कारी दवाओं का उपयोग करना है। इसलिए चमत्कारी दवाओं से मिलने वाले 2000 एट्रीब्यूट पॉइंट की वृद्धि को कम मत आंकिए। ये छोटी सी सफलता नौकरी में तरक्की की संभावनाओं को काफी हद तक बढ़ा सकती है। चमत्कारी औषधियों के अलावा गुणों की सीमाओं को तोड़ने के अन्य तरीके भी हैं, जैसे प्राचीन युद्ध क्षेत्र से प्राप्त दिव्य शक्ति या आत्मा भक्षक कीटों से प्राप्त आत्मा क्रिस्टल। आप जितनी अधिक सीमाओं को तोड़ेंगे, नौकरी में तरक्की की संभावना उतनी ही अधिक होगी। तीसरा, ऐसी कई चीजें हैं जो नौकरी में उन्नति की संभावनाओं को बढ़ाती हैं, जैसे कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र से प्राप्त बैटलफील्ड डेमन किंग का सोल क्रिस्टल, यह एक अच्छी चीज है। इसके अलावा रूपांतरण सरणियां और अन्य पूरक वस्तुएं भी हैं जो संभावनाओं को और बढ़ा सकती हैं। यान कुआंगशिंग ने बिना रुके बात करते हुए बहुत विस्तार से बताया। दशकों तक यहाँ अकेले रहने के कारण उनके पास बात करने के लिए शायद ही कोई होता था। एक बार शुरू करने के बाद वह रुक नहीं सका। लिन मोयू ने ध्यान से सुना। वाइट युवान ने पहले भी उसे नौकरी में तरक्की के बारे में बताया था, लेकिन अपने अनौपचारिक अंदाज में, ज्यादा विस्तार से बताए बिना। अब ये स्पष्टीकरण सुनने के बाद लिन मोयू को आखिरकार बात समझ आ गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग चमत्कारी दवाओं को इतना महत्व देते थे, क्योंकि इनका उद्देश्य गुणों की सीमाओं को तोड़ना था। इस दृष्टि से देखा जाए तो उनके स्वयं के गुण। यान कुआंगशिंग ने पूछा, आप पहले भी प्राचीन युद्ध क्षेत्र में गए होंगे, क्या आपको कोई दिव्य शक्ति प्राप्त हुई थी? दर्द से कराहते हुए लिन मोयू ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने किया। यान कुआंगशिंग ने चिढ़कर कहा, वह आदमी कम से कम कुछ हद तक भरोसेमंद तो है। उसकी दैवीय शक्ति का स्तर क्या है? स्तर 5। लिन मोयू ने कहा, स्तर 39। सिर्फ लेवल 3। यान कुआंगशिंग थोड़ा निराश लग रहा था। हालांकि हर लेवल पर गुण में सिर्फ 1% की वृद्धि होती है, लेकिन उच्च स्तरों पर यह अंतर काफी बढ़ जाता है। लेकिन जो है सो है, कुछ न होने से तो बेहतर है। लिन मोयू ने दांत पीसते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, तीसरा स्तर नहीं, गुरुजी। 19वां स्तर। क्लैंग। यान कुआंगशिंग की तलवार जमीन पर गिर गई। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। C 323। अध्याय 323।
अध्याय 323, क्या आप एक उत्कृष्ट विशेषज्ञ बनना चाहते हैं? यान कुआंगशेन को इससे पहले कभी इतना आश्चर्य नहीं हुआ था। लिन मोयू के शब्दों ने उन्हें, उनके विशाल अनुभव के बावजूद, पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया था। लिन मोयू के हाव भाव से यान कुआंगशेन समझ गया कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। उसने स्वयं भी केवल 5वें स्तर की दिव्य शक्ति प्राप्त की थी, जो बाय येयुवान के समान थी। यह पहले से ही मनुष्यों के लिए सर्वोच्च रिकॉर्ड था, जिसने उन्हें और बाय येयुवान को अपनी जाति के शिखर पर पहुंचा दिया। लेकिन लिन मोयू ने जिस लेवल 39 की बात की थी, वह किस तरह का जादू था? आपने इसे किस तरह से मैनेज किया? लिन मोयू ने यान कुआंगशेन को बताया कि उसने दिव्य शक्ति कैसे प्राप्त की, साथ ही अपने काम की विशेष विशेषताओं के बारे में भी बताया। हालांकि उसने दिव्य क्षेत्र के त्रिपॉड का उल्लेख नहीं किया। यान कुआंगशेन ने इससे पहले कभी नेक्रोमेंसर जादूगर की उपाधि नहीं देखी थी, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि यह हाल ही में उभरी हुई उपाधि होगी। मनुष्यों के लिए हर दशक में नई उपाधियां सामने आती रहती हैं, इसलिए उसे यह ज्यादा अजीब नहीं लगा। आखिरकार वह इतने वर्षों तक खूनी भूमि में रह चुका था और अब बाहरी दुनिया से बहुत परिचित नहीं था। लिन मोयू द्वारा अपने काम की विशेषताओं का वर्णन सुनकर यान कुआंगशेन को आश्चर्य के साथ साथ थोड़ी ईर्ष्या भी महसूस हुई। लिन मोयू के कौशल उसके स्तर बढ़ने के साथ स्वतः ही उन्नत हो सकते थे। इसके लिए एकमात्र शर्त यह थी कि उन्हें अपने कौशल को स्वयं के स्तर के बराबर विकसित करना था। निचले स्तरों पर इसे हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं था। यान कुआंगशेन के व्यक्तित्व को देखते हुए लिन मोयू से ईर्ष्या करना स्वाभाविक ही था। इस काम के लिए ये गुण वाकई बहुत अच्छा था। अपने कौशल विकास के अनुभव को याद करते हुए यान कुआंगशेन को थोड़ी सी आत्मदया का आभास हुआ। सचमुच कुछ लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है। यान कुआंगशेन ने लिन मोयू को ध्यान से देखते हुए कहा, तुम कह रही हो कि जब तुम दिव्य चयन गुप्त क्षेत्र के अंत तक पहुंची तो वह फट गया? लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, इसमें विस्फोट हो गया। यान कुआंगशेन ने सोचा, तो फिर भविष्य में डिवाइन सिलेक्शन सीक्रेट रियल्म के अस्तित्व में आने की संभावना बहुत कम है। क्या आपने इस बारे में किसी और को बताया है? लिन मोयू ने कहा, मास्टर बाय और सीनियर मिंग दोनों को ये बात पता है, साथ ही आपको भी, मास्टर। यान कुआंगशेन ने सिर हिलाते हुए कहा, चूंकि मिंग अनवेन को पता है, तो उसे ही इसे संभालने दो। हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यान कुआंगशेन ने कुछ देर सोचने के बाद आगे कहा, चूंकि आपकी दिव्य शक्ति का स्तर इतना उच्च है, इसलिए कुछ योजनाओं में बदलाव करना होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको मृत्यु से डर लगता है? लिन मोयू ने सीधे जवाब दिया, मुझे नहीं पता। मृत्यु का वास्तविक अनुभव किए बिना कौन ये कहने की हिम्मत कर सकता है कि उसे डर नहीं लगता? कम से कम लिन मोयू ने तो ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। यान कुआंगशेन लिन मोयू के जवाब से संतुष्ट हो गया। हाँ, यही सच है। जीवन और मृत्यु के बीच बहुत बड़ा भय होता है। जो कोई कहता है कि उसे डर नहीं लगता, वह झूठ बोल रहा है। तो मैं आपसे ये पूछता हूं, अगर एक असाधारण विशेषज्ञ बनने का मौका हो, लेकिन मृत्यु की 50% संभावना हो, तो क्या आप तब भी डरेंगे? असाधारण विशेषज्ञ, एक ऐसा विशेषज्ञ जो दिव्य स्तर को भी पार कर जाता है। गल्प। लिन मोयू ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। उसकी निगाहें दृढ़ हो गईं। मुझे अब भी डर लगेगा, लेकिन मैं जोखिम उठाऊंगा। अगर मैं असफल हो गया, तो मैं शांति से मृत्यु को स्वीकार कर लूंगा। यान कुआंगशेन ने आगे पूछा, अगर आपको जीवन और मृत्यु से जुड़े ऐसे दो विकल्पों का सामना करना पड़े तो क्या होगा? लिन मोयू ने गंभीरता से कहा, मैं अब भी अपने फैसले पर कायम रहूंगी। मृत्यु से डर लगता है, लेकिन मरने से नहीं डर लगता। हालांकि लिन मोयू को अभी तक ये समझ नहीं आया था कि एक उत्कृष्ट विशेषज्ञ क्या होता है, लेकिन वह एक दिव्य विशेषज्ञ की शक्ति को भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। लेकिन मजबूत बनने का उनका दृढ़ संकल्प कभी नहीं डिगा। यान कुआंगशेन अचानक दिल खोलकर हंस पड़ा, बुरा नहीं, बुरा नहीं, मैं आपके जवाब से संतुष्ट हूं। अगर ऐसा है तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप आगे क्या करेंगे। लिन मोयू ने दर्द से कराहते हुए दांत भींचे और ध्यान से सुनने लगी। यान कुआंगशेन उससे जो करवाना चाहता था, उसका संबंध ब्लड पाइथन के मांस से था। ये किसी चमत्कारिक पशु का मांस था, प्राचीन काल का एक अवशेष। इसके रक्त और मांस से चमत्कारी औषधियां तैयार की जाती थीं।
लिन मोयू ने अभी अभी ब्लड पाइथन का मांस खाया था, जिससे उसके सभी गुण 2000 अंक बढ़ गए थे, जो एक निम्न श्रेणी की चमत्कारी औषधि के प्रभाव से 10 गुना अधिक था। वह 50 या 60 लेवल तक पहुंचने से पहले इसे दोबारा नहीं खा पाएगा। ये यान कुआंगशेन की मूल योजना थी। लेकिन अब हालात अलग थे। लिन मोयू की असाधारण रूप से उच्च दिव्य शक्ति को देखते हुए, जितनी जल्दी वह अपने मूल गुणों को बढ़ा सके, उतना ही बेहतर होगा। प्रत्येक स्तर ऊपर जाने पर तदनुसार अधिक वृद्धि प्राप्त होगी। इस तरह, स्तर जितना ऊंचा होगा, गुणों के बीच का अंतर उतना ही अधिक स्पष्ट होता जाएगा। यहां तक कि यान कुआंगशेन भी यह अनुमान नहीं लगा सका कि लिन मोयू के अंतिम गुण कितने उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। यह एक उत्कृष्ट विशेषज्ञ बनने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम भी था। यान कुआंगशेन की नई योजना के अनुसार, लिन मोयू को अपने दूसरे जॉब ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत के ठीक बाद ब्लड पाइथन का मांस फिर से खाना होगा। ब्लड पाइथन के मांस के विशेष गुणों का उपयोग करके, यह उसके गुणों को जबरदस्त रूप से बढ़ा देगा। साथ ही, दूसरे नौकरी परिवर्तन के दौरान, वह नौकरी के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व अनुभव से गुजरेगा। आदर्श रूप में, वह नई प्रतिभाओं को भी जागृत करेगा। इन सब का उद्देश्य भविष्य के लिए यथासंभव सबसे मजबूत नींव रखना था। हालांकि, ऐसा करना बेहद खतरनाक होगा। जैसा कि यान कुआंगशेन ने कहा था, जीवन और मृत्यु की 50/50 संभावना थी, सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता था। लिन मोयू ने धीमी आवाज में कहा, मास्टर यान, मेरी किस्मत हमेशा से अच्छी रही है। यान कुआंगशेन ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहीं रुको, तुम्हारा मालिक तुम्हारे लिए अजगर के दिल का एक टुकड़ा लेने जाता है। इन शब्दों के साथ, यान कुआंगशेन आसमान में तेजी से ऊपर की ओर उड़ गया, सीधे दसियों हजार मील की ऊंचाई की ओर। ब्लड पाइथन के शरीर के अलग अलग हिस्सों से प्राप्त मांस के प्रभाव बेहद अलग अलग थे, जिनमें भारी असमानताएं थीं। सबसे बढ़िया हिस्सा अजगर का दिमाग था, उसके बाद अजगर के दिल का मांस, और शरीर के किसी भी हिस्से का सामान्य मांस सबसे खराब था। अजगर का मस्तिष्क प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। यान कुआंगशेन के अनुसार, मनुष्यों ने बहुत लंबे समय से अजगर का मस्तिष्क प्राप्त नहीं किया था। अजगर के दिल का मांस भी आसानी से नहीं मिलता था, क्योंकि इससे मध्यम श्रेणी की चमत्कारी औषधियां बनाई जाती थी। पाइथन हॉट मीट वास्तव में ब्लड पाइथन का दिल नहीं था, बल्कि उसके चारों ओर का मांस था। लिन मोयू इस कठिनाई की कल्पना कर सकती थी। यान कुआंगशेन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति भी खतरे में पड़ सकते थे। लिन मोयू ने कृतज्ञता से भरे हृदय से आकाश की ओर देखा। इस समय उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, मानो वह एक खून से लथपथ आकृति हो, फिर भी उसकी आंखें चमक रही थीं। दर्द कम हो गया था, और उसके सभी गुणों में 2000 अंकों की वृद्धि हो गई थी। सटीक रूप से कहें तो, यह 1800 की वृद्धि थी, क्योंकि चमत्कारी औषधि से प्राप्त पिछले 200 अंक ब्लड पाइथन के मांस द्वारा ओवरराइड कर दिए गए थे। उनकी आध्यात्मिक विशेषताएं पहले से ही 20,000 से अधिक थी, इसलिए 2000 अंकों की वृद्धि का उन पर शायद ही कोई असर पड़ा। हालांकि, अन्य 4 विशेषताओं के लिए, जो मूल रूप से काफी कम थी, ये लगभग दोगुनी हो गई, और इसका प्रभाव अत्यंत स्पष्ट था। लिन मोयू जानती थी कि ऐसा बदलाव व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं था। वास्तविक क्रांतिकारी परिवर्तन आगामी दूसरे नौकरी परिवर्तन के दौरान आएगा। दूसरे परिवर्तन के दौरान, वर्तमान आधार विशेषताओं के आधार पर सभी विशेषताओं की वृद्धि दोगुनी हो जाएगी। मास्टर के कहे अनुसार, मुझे दूसरे रूपांतरण की शुरुआत होते ही ब्लड पाइथन का मांस खाना होगा, जिससे मेरे मूल गुण तेजी से बढ़ जाएंगे। इस तरह, रूपांतरण पूरा होने के बाद, मेरे मूलभूत गुण अन्य नौकरियों की तुलना में कहीं अधिक बेहतर होंगे। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 324। अध्याय 324। 324। अध्याय 324। मात्र छद्म देवताओं का एक समूह। दिव्य स्तर के विशेषज्ञ की गति लिन मोयू के लिए सचमुच आश्चर्यजनक थी। पलक झपकते ही वे दर्जनों मील की दूरी तय कर सकते थे। तेज हवा का एक झोंका उसकी ओर बढ़ा, जिससे वह लगभग कुचल ही गया। उसके कानों को पूर्ण सन्नाटा मिला, क्योंकि सभी आवाजें बहुत पीछे छूट गई थीं। उनकी कल्पना में, रक्तपात से ग्रसित भूमि पहले ही गायब हो चुकी थी, और केवल एक विशाल खालीपन का क्षेत्र ही शेष बचा था। लिन मोयू ने देखा कि मानो कांच जैसी कोई वस्तु पूरी दुनिया को घेरे हुए है। इस कांच जैसी बाधा के बाहर एक अलग ही तरह की दुनिया दिखाई दे रही थी। वह दूसरी दुनिया उसे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी।
उसे याद आया इंस्टेंस डंजन के विस्फोट के बाद वह शून्य स्थान में गिर गया था। कांच के बाहर खाली जगह थी। उस शून्य स्थान में अराजक ऊर्जा की भयानक धाराएं थीं जिन्होंने पहले लगभग उसे मार ही डाला था। ये कांच जैसी सामग्री उन अव्यवस्थित ऊर्जा धाराओं को रोक रही थी। शिक्षक, यह क्या है? लिन मोयू ने एक अच्छे छात्र की तरह पूछा जब उसे कुछ समझ नहीं आया। एक अच्छे शिक्षक होने के नाते यान कुआंशिंग ने समझाया, यह एक स्थानिक अवरोध है। स्थानिक अवरोध के बाहर शून्य स्थान है। इसके कांच जैसे दिखने से धोखा मत खाए। ये बेहद मजबूत है, इसे तोड़ना मेरे लिए भी मुश्किल होगा। लेकिन अभी इसके बारे में चिंता करने का समय नहीं है। आपको इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल चलिए शो देखते हैं। शो देखिए। लिन मोयू ने उस दिशा में देखा जिधर यान कुआंशिंग ने इशारा किया था। एक युद्धपोत अविश्वसनीय गति से गुजरा और अपने पीछे प्रकाश की एक चमकदार लकीर छोड़ गया। युद्धपोत पर कई प्रभावशाली व्यक्ति खड़े थे जिनके व्यक्तित्व में एक दुर्जय आभा थी। लिन मोयू उनके स्तर का सटीक आकलन नहीं कर सका, लेकिन वह यह महसूस कर सकता था कि वे कम से कम 80वें स्तर से ऊपर के शीर्ष स्तरीय पेशेवर थे, संभवतः दिव्य स्तर के विशेषज्ञ भी थे। हालांकि यान कुआंशिंग की आंखों में दिख रही अवहेलना को देखते हुए ये स्पष्ट था कि वे उससे ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे। यान कुआंशिंग ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, आगे जो बूढ़े लोग हैं वे साम्राज्य के बुजुर्ग हैं। लिन मोयू के मन में श्रद्धा का भाव था। साम्राज्य के बुजुर्ग मूलतः 12 पार्षदों की सर्वोच्च शासी निकाय के सेवानिवृत्त सदस्य थे। हालांकि वे अप्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करते थे, फिर भी उनका दर्जा बहुत ऊंचा था। कई बार 12 पार्षद प्रमुख निर्णयों पर उनसे परामर्श करते थे। साम्राज्य की संरचना काफी जटिल थी और लिन मोयू को इसके सार्वजनिक स्वरूप की केवल एक मोटी मोटी समझ थी। गुरुजी, क्या ये सभी बुजुर्ग दिव्य स्तर के विशेषज्ञ हैं? लिन मोयू ने एक अच्छे छात्र की तरह ज्ञान की खोज करते समय पूछा। एक अच्छे शिक्षक होने के नाते यान कुआंशिंग ने तुरंत उत्तर दिया, दिव्य स्तर। ये हास्यास्पद नहीं है। क्या आपने कभी किसी ऐसे परामर्शदाता को देखा है जो दिव्य स्तर का विशेषज्ञ हो? दिव्य लोक तक पहुंचने की कोई आशा न रखने वाले ही दयनीय पार्षद बनेंगे। जब वे पार्षद सेवानिवृत्त होकर बुजुर्ग बन जाते हैं, तब भी उन्हें देवत्व प्राप्त करने की कोई आशा नहीं रहती। अधिक से अधिक वे 90वें स्तर पर केवल छद्म दिव्य हैं, कुछ महत्वहीन लोगों का समूह। यान कुआंशिंग के लहजे में तिरस्कार साफ झलक रहा था, जो इन तथाकथित बुजुर्गों के प्रति उनकी पूर्ण अवहेलना को दर्शाता था। स्वयं एक 95वें स्तर के दिव्य स्तरीय विशेषज्ञ के रूप में, जो दुनिया के शिखर पर खड़ा है, उसने पाताल से कई दानव राजाओं का वध भी किया था। इन छद्म देवताओं को नीचा समझना उनके लिए स्वाभाविक ही था। लिन मोयू ने पूछा, आप उन्हें छद्म देवता क्यों कहते हैं? यान कुआंशिंग ने उपहास उड़ाते हुए कहा, हारने वालों का एक समूह जो 89वें स्तर पर अटका हुआ है, 90वें स्तर तक पहुंचने के लिए नशीली दवाओं का सहारा ले रहा है। आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं, अपनी क्षमताओं को एकीकृत करने में असमर्थ वे छद्म देवताओं के अलावा और क्या हो सकते हैं? क्या छद्म देवताओं और सच्चे दिव्य स्तर के विशेषज्ञों के बीच कोई बड़ा अंतर है? बिल्कुल अलग बात है। 90 के समान स्तर पर एक सच्चा दिव्य विशेषज्ञ उन्हें आसानी से हरा सकता है, बिना किसी डर के दर्जनों लोगों का सामना कर सकता है। हालांकि यान कुआंशिंग ने इन छद्म देवताओं के बारे में इतनी घृणा से बात की, फिर भी लिन मोयू को उनमें एक ऐसी आभा दिखाई दी जिससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उनकी आभा सच्चे दिव्य विशेषज्ञों से कुछ कम नहीं थी, कम से कम इतनी शक्तिशाली तो थी ही कि लिन मोयू के जीवन से खिलवाड़ कर सके। जैसे ही यान कुआंशिंग ने उन्हें देखा, बुजुर्गों ने भी अपनी निगाहें उसकी ओर मोड़ ली। जैसे ही उनकी आवाजें शून्य में गूंजी, उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, हम दिव्य भगवान कून को अपना सम्मान अर्पित करते हैं। यद्यपि वे बुजुर्ग थे, फिर भी उन्होंने सच्चे दिव्य विशेषज्ञ यान कुआंशिंग के सामने सम्मान दिखाया। यान कुआंशिंग ने लापरवाही से जवाब दिया, आप अपना काम कीजिए, मैं अपने शिष्य के साथ यहीं बैठकर देखता रहूंगा। ये कहना कि वे देखेंगे, शो देखने की बात कहने का एक विनम्र तरीका मात्र था। जब बड़ों को पता चला कि लिन मोयू यान कुआंशिंग का शिष्य है, तो उन्होंने तुरंत उसके प्रति अलग दृष्टिकोण अपना लिया। अपनी उच्च पदवी के बावजूद इन बुजुर्गों को यान कुआंशिंग के प्रति सम्मान दिखाना ही पड़ता था। अंततः अंत में पद से अधिक शक्ति ही मायने रखती है।
जहाज के अगले हिस्से में एक दुबली पतली आकृति दिखाई दी, एक खूबसूरत युवती जिसका शरीर बेहद आकर्षक था। वह आगे बढ़ी, उसकी निगाहें जिज्ञासा से भरी हुई थी और उसने यान कुआंगशिंग और लिन मोयू की ओर देखा। यान कुआंगशिंग ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या उसका यही मकसद है, खूनी अजगर का मांस खाना? बुजुर्गों में से एक ने उत्तर दिया, हे भगवान, ये राजकुमारी याओ है। यान कुआंगशिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। क्या वह उस बदमाश डोनफेंग यी की बेटी है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, राजकुमारी याओ सम्राट की छोटी राजकुमारी है। वह इसी साल 19 साल की हुई है। यान कुआंगशिंग ने हाथ हिलाकर तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, उस डोनफांग यी में संतानोत्पत्ति के अलावा कोई अन्य प्रतिभा नहीं है। डोनफेंग यी दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य के संप्रभु थे, लेकिन अपनी स्थिति के बावजूद उन्होंने शायद ही कभी सीधे शासन किया और अधिकांश मामलों को 12 सलाहकारों पर छोड़ दिया। हालांकि उनका रुतबा असाधारण था और साम्राज्य में उनकी बात का बहुत प्रभाव था, लेकिन यान कुआंगशिंग की नजरों में वह सिर्फ वह शरारती बच्चा या वह बच्चा ही थे। वास्तविक शक्ति के सामने पद और पहचान का कोई महत्व नहीं रह जाता था। राजकुमारी याओ ने यान कुआंगशिंग को विनम्रतापूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, राजकुमारी याओ ईश्वर को प्रणाम करती है। मैंने अक्सर अपने पिता को आपके महान नाम के बारे में बात करते सुना है। यान कुआंगशिंग हंसते हुए बोला, मेरे बारे में क्या कहना है? मैंने उस समय उसे कैसे अनुशासित किया था, उसे तब तक पीटा था जब तक वह अपनी मां के लिए रोने नहीं लगा था। राजकुमारी याओ के चेहरे पर शर्मिंदगी के कुछ संकेत दिखाई दिए। यान कुआंगशिंग सचमुच अपने अहंकारी और मुखर होने की प्रतिष्ठा पर खरा उतरा, जैसा कि उसके पिता ने वर्णन किया था। राजकुमारी याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मेरे पिता के शब्दों में, ईश्वर ही हमारे साम्राज्य का आधार स्तंभ है। चापलूसी बंद करो, इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तुम सब अपना अपना काम करो और हमें अकेला छोड़ दो। यान कुआंगशिंग ने उन्हें रूखेपन से विदा कर दिया। राजकुमारी याओ आगे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। अपनी खूबसूरत आंखों से उन्होंने उत्सुकतापूर्वक लिन मोयू का अवलोकन किया, जो लगभग उनकी ही उम्र की लग रही थी, लेकिन यान कुआंगशिंग की शिष्या थी। इस व्यक्ति में अवश्य ही असाधारण प्रतिभा होगी। राजकुमारी याओ ने कभी खुद को कम नहीं आंका, वह खुद को एक शीर्ष स्तर की प्रतिभाशाली मानती थी। एक दिग्गज स्तर की पेशेवर होने के नाते, नौकरी बदलने के बाद से 1 साल से थोड़े ही समय में वह 36वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। अधिक से अधिक, उसे दूसरी नौकरी बदलने में 2 महीने और लग सकते हैं। वह 20 साल की होने से पहले ही एडवांस्ड टियर प्रोफेशनल बन जाएगी। दिव्य ग्रीष्मकालीन राजधानी की शीर्ष 3 अकादमियों में भी उसके समकक्ष किसी को ढूंढना मुश्किल होगा। उनके पिता, सम्राट डोनफेंग यी, जो एक सच्चे दिव्य स्तर के विशेषज्ञ थे, ने उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें एक सदी में न देखी गई प्रतिभा बताया था। राजकुमारी याओ को भी अपने आप में गर्व था। हाल ही में प्रसिद्धि पाने वाली लिन मोयू भी उनके लिए कोई आदर्श नहीं थी। जैसे जैसे उनका स्तर और ताकत बढ़ती गई, उनकी प्रतिभा और भी निखरती गई। भविष्य में उसका दिव्य स्तर की विशेषज्ञ बनना तय था। लिन मोयू की बात करें तो भले ही वह अभी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन उनका भविष्य अनिश्चित है। लिन मोयू अपने विचारों से बेखबर उसकी निगाहों की बिल्कुल परवाह नहीं करती थी। अगर वह देखना चाहती है तो देखने दो, वह दूसरों की निगाहों को नियंत्रित नहीं कर सकता था। यान कुआंगशिंग हंसते हुए बोला, छोटी लिन, ये राजकुमारी दिखने में बुरी नहीं है। क्या तुम दिलचस्पी रखती हो? लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पहले से ही कोई पसंद है। यान कुआंगशिंग की आंखों में जिज्ञासा की चमक थी, ये कौन है? क्या वह सुंदर है? लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत सुंदर। यान कुआंगशिंग ने कहा, आप शादी कब कर रहे हैं और बच्चे कब पैदा कर रहे हैं? लिन मोयू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। ऐसा लग रहा था कि इस शिक्षक के विचार इतनी तेजी से बदल रहे थे कि लिन मोयू उनके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। अचानक, शून्य में एक कर्कश फुफकारने की आवाज गूंज उठी। जैसे किसी सांप की फुफकार, लेकिन उससे भी गहरी और अधिक दमनकारी, जिससे शरीर भारी और असहज महसूस होने लगता है। यान कुआंगशिंग का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। ब्लड पाइथन आ गया है। यहां तक कि उनके जैसे शीर्ष दिव्य विशेषज्ञ को भी सतर्क रहना पड़ता था, जिससे चोट लगने का खतरा रहता था। लिन मोयू को अन्य छद्म दिव्य बुजुर्गों के बारे में पता नहीं था। यान कुआंगशिंग के अनुसार, वे ब्लड पाइथन का मुकाबला नहीं कर सकते थे।
जरूर लिन मोयू को उनके बारे में कुछ पता नहीं होगा। उनकी दृष्टि में 200 मीटर से अधिक लंबा एक विशालकाय सर प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और सिर से 2 नुकीले सींग निकले हुए थे। उसका शरीर मोटी और मजबूत पपड़ियों से ढका हुआ था। उसके पेट के नीचे नुकीले पंजे थे जो देखने में बेहद तेज लग रहे थे। इसके प्रकट होते ही उस खाली जगह में खून की तीव्र गंध फैल गई। ये गंध, लिन मोयू इससे भली भांति परिचित थी, वही खूनी गंध जो खूनी भूमि में व्याप्त थी। लिन मोयू को एहसास हुआ कि खूनी भूमि में बड़ी संख्या में रक्त अजगर मारे गए होंगे, जिसके परिणामस्वरूप हर जगह खून की दुर्गंध फैली हुई है। जैसे ही ब्लड पाइथन प्रकट हुआ, यान कुआंगशिंग लिन मोयू के साथ तेजी से पीछे हट चुका था। इस बार हम बस देखेंगे, उन्हें इससे निपटने दो। यान कुआंगशिंग का खुद इसमें शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। लिन मोयू की नजरों में राजकुमारी याओ को ले जा रहा युद्धपोत पहले ही ब्लड पाइथन की ओर बढ़ चुका था। युद्धपोत के चारों ओर एक गोलाकार ढाल प्रकट हुई, जिसने उसे पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया। लिन मोयू देख सकती थी कि यह गोलाकार ढाल मानव संरचनाओं, अगाध सुरक्षा प्रणालियों और ड्रैकोनिक ऊर्जा स्रोतों का संयोजन थी। तीनों नस्लों की शक्तियों का एक सच्चा संगम। युद्धपोत से प्रकाश की एक पतली किरण निकली और बिजली की तरह ब्लड पाइथन पर जा टकराए। ब्लड पाइथन का विशाल शरीर हिंसक रूप से कांप उठा और उससे भी गहरी कर्कश फुफकार निकली। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 325। अध्याय 325। 325। अध्याय 325। उन्होंने भाग्य को आजमाया और दुर्भाग्य का शिकार हुए। वह पतली सी दिखने वाली रेखा अत्यंत शक्तिशाली थी। ब्लड पाइथन के दिखने में मजबूत शल्क भी उस रेखा के हमले से चकनाचूर हो गए। खून हर जगह फैल गया और ब्लड पाइथन का हल्का पीला खून टपक रहा था, जिससे खून की गंध और भी तेज हो गई। जैसे ही लिन मोयू को खून की गंध आई, उसे तुरंत दौड़कर सारा खून निगल जाने की तीव्र इच्छा हुई। युद्धपोत पर मौजूद एक बुजुर्ग ने तुरंत कार्रवाई की। वह एक विशाल क्रिस्टल की बोतल लेकर बाहर निकला ताकि टपकते खून की हर बूंद को बिना बर्बाद किए इकट्ठा कर सके। लिन मोयू को आखिरकार समझ आ गया कि इसे रक्त अजगर क्यों कहा जाता था। इसका कारण यह नहीं था कि विशालकाय अजगर को स्वयं खून की प्यास थी, बल्कि इसलिए कि उसका खून लोगों को उसे खाने के लिए बेकाबू कर देता था। यान कुआंगशिंग ने तिरस्कारपूर्ण भाव से कहा, ब्लड पाइथन का मांस तो अच्छा होता है, लेकिन उसका खून इतना कीमती नहीं होता। लिन मोयू ने एक पल सोचा और अचानक बोल पड़ी, चींटी भी मांस होती है। यान कुआंगशिंग जोर से हंस पड़ा, बिल्कुल सही कहा, मच्छर भी मांस का एक प्रकार है। जिस ब्लड पाइथन पर हमला हुआ था, वह पहले से ही क्रोधित था। उसकी विशाल पूंछ अविश्वसनीय गति से घूमी। लिन मोयू अपनी आंखों से उसके हमले की दिशा का पता भी नहीं लगा सका। उसने केवल एक चमक देखी, जिसके बाद अजगर की पूंछ युद्धपोत से जोर से टकराए। युद्धपोत की ढाल विकृत हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण टूट जाएगी। बुजुर्गों में से एक ने युद्धपोत पर अपना हाथ रखा, जिससे ढाल के स्थिर होने पर वह तेजी से चमक उठा। युद्धपोत ने एक और हमला किया, लेकिन इस बार यह कोई पतली रेखा नहीं थी, बल्कि यह 100 मीटर लंबी तलवार में बदल गई, जो ब्लड पाइथन की ओर तेजी से बढ़ रही थी। ब्लड पाइथन के सिर पर मौजूद सींग चमक उठे, जिससे लाखों बिजली के बोल्ट निकले जो विशाल तलवार से जोरदार तरीके से टकराए। दोनों बल बराबर के थे और शून्य में एक दूसरे को बेअसर कर रहे थे। इसके बाद ब्लड पाइथन की विशाल पूंछ ने तेजी से प्रहार किया, एक ही पल में सैकड़ों बार, लगातार गड़गड़ाहट की आवाज के साथ। अंतरिक्ष में भयानक ऊर्जा के टकराव के कारण युद्धपोत की ढाल से लहरें फूट पड़ी। युद्धपोत पर सवार वरिष्ठ अधिकारी वहां से निकले और ब्लड पाइथन पर हमला कर दिया। तभी लिन मोयू को एहसास हुआ कि उन्होंने एक पार्टी बना ली है। वहां शूरवीर, योद्धा, जादूगर और तीरंदाज थे। इतना ही नहीं, 2 लोग युद्धपोत पर ही रहे, जो स्पष्ट रूप से उपचारक और समर्थक के रूप में काम कर रहे थे। वहां से निकलने के बाद, उन्होंने ब्लड पाइथन से मुकाबला करने के लिए एक युद्ध संरचना बनाई। वे उसके साथ एक विशालकाय राक्षस की तरह व्यवहार कर रहे थे। शीर्ष पेशेवर खिलाड़ियों की इस दुर्लभ लड़ाई को देखकर लिन मोयू की आंखें चमक उठी। यान कुआंगशिंग के चेहरे पर अब भी तिरस्कार का भाव था, बस देखते रहो, सच्चे दिव्य विशेषज्ञ इस तरह से नहीं लड़ते। लिन मोयू को थोड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा नहीं तो फिर वे कैसे लड़ेंगे? क्या दूसरे पेशेवर भी दल नहीं बनाते? आखिर दिव्य विशेषज्ञ भी पेशेवर ही होते हैं।
यान कुआंगशिंग ने कहा, क्या आपने कभी दिव्य विशेषज्ञों को दल बनाते देखा है? बिल्कुल नहीं, लिन मुयु ने इससे पहले कभी किसी दिव्य विशेषज्ञ को क्रियाशील होते हुए देखा ही नहीं था। यान कुआंगशिंग और बाय युवान के बीच हुई संक्षिप्त बातचीत को तो गिना ही नहीं जा सकता। यान कुआंगशिंग ने आगे कहा, उनके दिव्य विशेषज्ञ होने का कारण यह है कि उन्हें अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए किसी की सहायता या किसी पक्ष की आवश्यकता नहीं होती है। वे जब चाहें तब लड़ते हैं, जब चाहें तब चले जाते हैं, पार्टियों के बंधनों से मुक्त। बेशक आप अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए आप नहीं समझेंगे। व्हाइट युवान आपको इसके बारे में बाद में जरूर सिखाएगी, मुझे शब्दों को व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। लिन मोयू को कुछ समझ तो आया, लेकिन पूरी तरह नहीं। हालांकि उसकी यादों में बाय युवान हमेशा अकेले ही काम करती थी, कभी किसी समूह का गठन नहीं करती थी। इसके अलावा बाय युवान के बारे में मिले रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह अकेले ही दुश्मनों से लड़ता था। लिन मोयू ने पहले सोचा था कि बाय युवान को हीलिंग या सपोर्ट बफ की जरूरत क्यों नहीं पड़ती। यान कुआंगशिंग ने कहा, याद रखें, 89वें स्तर के शीर्ष पेशेवर 90वें स्तर के छद्म देवता और 90वें स्तर के सच्चे दिव्य विशेषज्ञ पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। चाहे वे 89वें स्तर के हों या छद्म दिव्यता वाले, वे सच्चे दिव्य विशेषज्ञों के सामने कुछ भी नहीं है। भले ही दर्जनों छद्म देवता मिलकर एक दल बना लें, तब भी ये पर्याप्त नहीं होगा। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे समझ आ गया है। बाद के चरणों में पेशेवरों के लिए एक स्तर का अंतर भी क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण अंतर का मतलब था। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यान कुआंगशिंग द्वारा वर्णित अंतर इतना विशाल होगा। 89वें स्तर के शीर्ष पेशेवरों की एक टीम भी 90वें स्तर के सच्चे दिव्य विशेषज्ञ का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। यान कुआंगशिंग ने फिर विषय बदलते हुए कहा, हालांकि कुछ अपवाद भी हैं। कुछ 89वें स्तर के शीर्ष पेशेवर उस चरण को पहले ही समझ चुके हैं और उन्हें अर्धदिव्य माना जा सकता है। उनकी शक्ति शायद 90वें स्तर के छद्म देवताओं से भी अधिक हो सकती है। लिन मोयू को तुरंत जेनेसिस अकादमी के प्रिंसिपल मो शिंगहे की याद आ गई। राक्षसों से निपटने के दौरान उनका लापरवाह रवैया लिन मोयू की समझ से परे था। बाय युवान ने यह भी कहा था कि मो शिंगहे संभवतः साम्राज्य में एक नया दिव्य विशेषज्ञ बनेगा। शायद वह वही अर्ध दिव्य विशेषज्ञ थे जिनका उल्लेख यान कुआंगशिंग ने किया था। किसी भी सूरत में कम से कम लिन मोयू के वर्तमान स्तर को देखते हुए वह इसे बिल्कुल भी नहीं समझ सकता था। कुछ मिनटों की लड़ाई के बाद ऐसा लगा कि मुकाबला गतिरोध में पहुंच गया है। बुजुर्गों के दल ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर दिया था, लेकिन ब्लड पाइथन धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था, अभी पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए युद्धपोत को नियंत्रित कर रहे बुजुर्ग ने अचानक एक शक्तिशाली आभा का संचार किया। एक विशाल तलवार बिजली की गति से बाहर निकली। 5 मीटर से अधिक लंबी ब्लड पाइथन की पूंछ को काटते ही खून हवा में फैल गया। ये खून से लथपथ मांस का एक विशाल टुकड़ा था। लिन मोयू की आंखें चमक उठी। मांस का ये टुकड़ा बहुत बड़ा था, जो उसने पहले खाया था उससे सैकड़ों गुना बड़ा। अलग होने के बाद पूंछ शून्य में तेजी से सिकुड़ गई और देखते ही देखते केवल आधा मीटर मांस के टुकड़े में बदल गई। लिन मोयू दंग रह गई। क्या यह ऐसा कर सकता है? यान कुआंगशिंग ने तिरस्कारपूर्ण भाव से मुस्कुराते हुए कहा, ब्लड पाइथन का मांस उसके शरीर से अलग होते ही सारी अशुद्धियां त्याग देता है, केवल सार तत्व ही शेष रहता है। यह मांस का टुकड़ा 5 लोगों के लिए पर्याप्त है। पूंछ का मांस सबसे कम गुणवत्ता वाला होता है और इसके प्रभाव औसत दर्जे के होते हैं। ये केवल बड़ा होने के लिए ही अच्छा है। अधिकतम रूप से ये सभी विशेषताओं को 1500 तक बढ़ा देगा। यान कुआंगशिंग ने न जाने कितने वर्षों तक ब्लड पाइथन से लड़ाई लड़ी थी, इसलिए वह उनसे बहुत अच्छी तरह परिचित था। लिन मोयू ने पूछा, देखने से तो ऐसा लगता है कि उनके पास इस ब्लड पाइथन को मारने का मौका है। यान कुआंगशिंग ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। अगर वे भागने में देर करते हैं तो हो सकता है कि वे यहीं अपनी जान गंवा बैठें, लेकिन मेरे यहां होने से वे नहीं मरेंगे। हालांकि यान कुआंगशिंग इन छद्म दिव्य बुजुर्गों को नीचा देखता रहता था, फिर भी वे दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य के लोग थे। वह उन्हें यूं ही मरते हुए नहीं देख सकता था। बिल्कुल, जैसा कि यान कुआंगशिंग ने कहा था, ब्लड पाइथन के मांस का एक टुकड़ा प्राप्त करने के बाद बुजुर्ग तुरंत युद्धपोत पर वापस लौट गए। उनका हाव भाव ऐसा था मानो वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हों।
जल्दी करो, चलो चले। उनकी आवाजों में व्याप्त हड़बड़ी से पता चलता था कि वे कितनी जल्दी में थे। राजकुमारी डोनफेंग याओ थोड़ी उलझन में लग रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अचानक इतनी जल्दी में क्यों हो गए हैं। क्या स्थिति उनके पक्ष में नहीं थी? अगर वे इस रक्त अजगर को मारना भी चाहते तो यह ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा था। वे अचानक क्यों जाना चाहते थे? उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसने उन्हें जाहिर नहीं किया। जाने से पहले उसके पिता डोनफेंग यी ने उससे बड़ों के निर्देशों को ध्यान से सुनने, ज्यादा देखने और कम बोलने या चुप रहने की सलाह दी थी। ब्लड पाइथन ने एक असामान्य चीख निकाली, जो शिकायत की भावना से भरी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा धमकाया जा रहा हो और मदद के लिए किसी वयस्क से गुहार लगा रहा हो। आवाज पल भर में अत्यंत गति से पूरे शून्य में फैल गई। जल्दी करो और तेज करो। बुजुर्गों ने और भी अधिक तत्परता से आग्रह किया। यह तो पहले से ही अधिकतम गति है। युद्धपोत को नियंत्रित कर रहे बुजुर्ग ने जोर से चिल्लाया। तब तक युद्धपोत अपनी अधिकतम गति प्राप्त कर चुका था और प्रकाश की किरण की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था। यान कुआंगशेंग ने हंसते हुए कहा, देखो, अब असली खेल शुरू होने वाला है। क्या तुम्हें लगता है कि वे बच निकलेंगे? लिन मोयू को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है और वह इसका अंदाजा कैसे लगा सकता है। अगले ही पल, सदमे से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तेजी से भागता हुआ युद्धपोत अचानक रुक गया, शून्य में स्थिर हो गया। ऐसा लग रहा था मानो ढाल किसी अपार बल से कुचल गई हो और लगातार विकृत हो रही हो। उस इलाके में खून की और भी तीव्र गंध फैल गई, जो लिन मोयू की नाक में घुस गई। लिन मोयू ने अपनी लार निली और तुरंत कुछ खाने की तीव्र इच्छा हुई। मानो उसके सामने कोई अलौकिक व्यंजन प्रकट हो गया हो और वह उसके कुछ टुकड़े चखना चाहता था। आकाश में एक अत्यंत भयानक रक्त अजगर प्रकट हुआ, जो 1000 मीटर से अधिक लंबा था और जिसके पेट के पंजे ही 200 से 300 मीटर तक फैले हुए थे। उसके विशाल पंजों में से एक ने युद्धपोत को मजबूती से जकड़ लिया था, और जहाज पर सवार बुजुर्गों ने चाहे जितनी भी कोशिश की हो, वे 1 इंच भी हिल नहीं सके। लिन मोयू कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि इतने विशाल आकार का कोई राक्षस अस्तित्व में हो सकता है। उसके मन में एक शब्द आया, दिव्य क्षेत्र का विश्व स्वामी। युद्धपोत पर मौजूद सभी बुजुर्गों, जिनमें राजकुमारी डोनफेंग याओ भी शामिल थी, के चेहरे का रंग उड़ गया था। यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? पहले यह इतना तेज नहीं था। इस बार के लिए बस इतना ही। जल्दी करो, क्रोधित देवता से मदद मांगो। उन्होंने मदद के लिए बेताब होकर यान कुआंगशेन को पुकारा, जो उनकी एकमात्र जीवन रेखा थी। यान कुआंगशेन ने बड़ी शानदार हंसी हंसते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि वे भाग नहीं सकते। ब्लड पाइथन का मांस इतनी आसानी से नहीं मिलता। कुछ बार किस्मत साथ दे तो ठीक है, लेकिन हर बार किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती। इस बार उन्होंने किस्मत को आजमाया और उन्हें बदकिस्मती का सामना करना पड़ा। अगर मैं दखल नहीं दूंगा तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। खैर, चूंकि हम सभी दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य से हैं, इसलिए मैं अनिच्छा से ही सही उन्हें बचा लूंगा। बच्चे, ध्यान से देखो कि एक दिव्य विशेषज्ञ कैसे लड़ता है। ये सब कहने के बाद यान कुआंगशेंग ने अपनी तलवार चलाते हुए हमला कर दिया। 1000 मीटर लंबी तलवार की किरण ने शून्य को चीर दिया। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 326। अध्याय 326 रेशियो 326। अध्याय 326। आपको क्या लगता है कि उस समय मेरी भावना क्या थी? यान कुआंगशेंग को कार्रवाई करते देख युद्धपोत पर मौजूद बुजुर्ग तुरंत प्रसन्न हो गए। हम बच गए। अब सब ठीक हो जाना चाहिए। उन्हें यान कुआंगशेंग पर पूरा भरोसा था। यान कुआंगशेंग ने अपनी चमकती हुई तलवार के साथ आगे बढ़कर हमला किया। तलवार की रोशनी ब्लड पाइथन के पंजे पर पड़ी, जिससे तुरंत खून की एक लकीर बन गई। ब्लड पाइथन दर्द में था और उसने सहज रूप से अपनी पकड़ ढीली कर दी, जिससे युद्धपोत को पूरी गति से भागने का मौका मिल गया। लिन मोयू ने युद्धपोत पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी निगाहें बिना पलक झपकाए यान कुआंगशेंग पर टिकाए रखी। वह देखना चाहता था कि एक दिव्य स्तर का विशेषज्ञ वास्तव में कैसे लड़ता है। ब्लड पाइथन ने एक भयंकर दहाड़ लगाए और अपने विशाल पंजों से यान कुआंगशेंग की ओर झपट्टा मारा। उसी समय उसका शरीर बिजली की तरह चमक उठा और लाखों वज्रपातों में तब्दील होकर चारों ओर बिखर गया। यान कुआंगशेंग के चारों ओर 7 रंगों का एक प्रभामंडल जगमगा उठा और उसके शरीर पर अनेक प्रतिष्ठा प्रभामंडल दिखाई दिए।
लिन मोयू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये ऐसे सम्मान थे जो केवल समर्थक ही प्रदान कर सकते थे। लेकिन यान कुआंगशिंग स्पष्ट रूप से एक दिव्य योद्धा था, तो वह स्थिति प्रभाव कैसे प्राप्त कर सकता था? इन शक्तियों के प्रभाव से यान कुआंगशिंग की युद्ध शक्ति चरम सीमा तक बढ़ गई। उसकी विशाल तलवार तेज चमक उठी, जिससे निकली प्रचंड तलवार ऊर्जा ने वज्रपात को रोक दिया। लिन मोयू ने ध्यान से देखा, यान कुआंगशिन के दिखने में साधारण लगने वाले तलवार के वार वास्तव में व्यक्तिगत कौशल थे। 8-2-0। इसके अलावा कौशल बिना किसी रुकावट के एक दूसरे से सहजता से जुड़ते गए और प्रति सेकंड लगभग दर्जनों हमलों की आश्चर्यजनक गति से स्वतंत्र रूप से संयोजित होते गए। हर वार एक अलग आक्रामक कौशल था। तलवार की ऊर्जा ने ब्लड पाइथन पर प्रहार किया, जिससे उसके शल्क टूट गए और ताजा खून बहने लगा। ब्लड पाइथन ने भयंकर दहाड़ लगाई, उसका पूरा शरीर चमक उठा और शून्य को रोशन कर दिया। पलक झपकते ही यान कुआंगशिंग पर चारों दिशाओं से लाखों बिजली के झटके बरसने लगे। यान कुआंगशिंग ने अपनी विशाल तलवार से भयंकर रूप से पलटवार किया, उनका पूरा शरीर भी तेज रोशनी से जगमगा रहा था। तलवार की ऊर्जा ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। लिन मोयू अवाक रह गई, क्या दिव्य विशेषज्ञ इसी तरह लड़ते थे? स्किल कूलडाउन की अनदेखी करते हुए वे अपनी इच्छानुसार किसी भी स्किल का उपयोग कर सकते थे, और प्रत्येक कौशल की शक्ति निषिद्ध मंत्रों से भी कहीं अधिक थी। तलवार की ऊर्जा, जो सैकड़ों मीटर चौड़ी और हजारों मीटर लंबी थी, एक ज्वार की लहर की तरह आगे बढ़ी। लिन मोयू को लगा कि हल्की सी खरोंच भी उसे मार डालेगी। ऐसी शक्ति के सामने हड्डियों के कवच या जीवन रेखाएं किस काम की थीं? कितने भी कंकाल पल भर में नष्ट हो जाते। इसकी तुलना में बाई येयुआन और यान कुआंगशिन के बीच संक्षिप्त झड़प महज बच्चों का खेल थी। युद्धपोत पर डोनफेंग याओ का चेहरा पीला पड़ गया था, उसका अविश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। अंततः उसने उस तथाकथित प्रचंड ईश्वर को देख लिया, जिसके बारे में उसके पिता बात करते थे, और जो अपनी भयावह शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। हालांकि उसकी आंखों में अब भी अटूट आत्मविश्वास झलक रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन वह भी ऐसी ही ऊंचाइयों को छुएगी। दिव्य विशेषज्ञ और राक्षस के बीच भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें दोनों पक्ष बराबरी पर प्रतीत हो रहे थे। ब्लड पाइथन के विशाल पंजों ने तलवार की ऊर्जा को कुचल दिया, जिससे यान कुआंगशिंग सैकड़ों मील दूर जा गिरा। लेकिन अगले ही पल यान कुआंगशिंग मानो टेलीपोर्ट होकर वापस आ गया और ब्लड पाइथन को कई नए घाव दे दिए। युद्धपोत पहले ही काफी दूर भाग चुका था और नजरों से ओझल हो गया था। लिन मोयू ने देखा कि ब्लड पाइथन के मुंह से मांस का एक टुकड़ा गायब था। उसने अपनी भंडारण पेटी में रखे हृदय के टुकड़े के बारे में सोचा। ये कहने की जरूरत नहीं है कि यान कुआंगशिंग ने इसी बॉस से यही चीज हासिल करने की कोशिश की थी। ये सोचकर हैरानी होती है कि उसने इस स्तर के राक्षस से इतना मांस प्राप्त किया था। अविश्वास के बीच लिन मोयू बेहद भावुक महसूस कर रहा था। साथ ही उन्हें यह भी समझ में आ गया कि डोनफेंग याओ और अन्य लोगों के साथ दुर्भाग्य क्यों हुआ था। यान कुआंगशिन के पहले कहे गए शब्दों को याद करते हुए ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसा होगा। ये सब यान कुआंगशिन द्वारा लिन मोयू के लिए हृदय का मांस प्राप्त करने के लिए लड़ी गई भीषण लड़ाई के कारण हुआ था, जिसने इस शक्तिशाली रक्त अजगर को आसपास आकर्षित किया था। अचानक लिन मोयू की आंखों के सामने प्रकाश की एक चमक दिखाई दी और यान कुआंगशिन फिर से प्रकट हो गया। चल दर। यान कुआंगशिन ने लिन मोयू को पकड़ा और तेजी से पीछे हट गया। इस समय यान कुआंगशिन खून से लथपथ था और ऐसा लग रहा था कि उसे कोई मामूली चोट नहीं आई है। लेकिन उसके हाव भाव से लिन मोयू को लगा कि यह कोई गंभीर बात नहीं है। उनके पीछे बिजली ने शून्य को भर दिया, जिससे हजारों मील का क्षेत्र गरज के समुद्र में तब्दील हो गया। यान कुआंगशिन जोर से हंसा, वह आदमी पागल हो गया है। चलो जल्दी से यहां से चलते हैं। लिन मोयू अवाक रह गई, प्रचंड देवता सचमुच अपने नाम के अनुरूप थे। लड़ाई के दौरान वह थोड़ा पागल सा लगता था। यान कुआंगशिन ने पूछा, कैसा रहा? क्या तुम्हें समझ आया? लिन मोयू ने कहा, मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं समझ गई हूं, लेकिन फिर वास्तव में नहीं। अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं। वैसे भी अभी आपके लिए बहुत जल्दी है। यान कुआंगशिन ने आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। वास्तव में अभी बहुत जल्दी थी। लिन मोयू को अभी अपने दूसरे नौकरी परिवर्तन पर ध्यान देना चाहिए था, न कि इतनी दूर की बातों पर।
लिन मोयू ने पूछा, शिक्षक, वे दो ब्लड पाइथन, एक बड़ा और एक छोटा वाला। यान कुआंगशिंग ने कहा, छोटे वाले को रक्त अजगर कहा जाता है। बड़ा वाला अजगर से बाढ़ अजगर में परिवर्तित हो चुका है, इसलिए इसे रक्त लालची बाढ़ अजगर कहा जाना चाहिए। स्तर 96, अत्यंत शक्तिशाली। लिन मोयू ने सिर हिलाया, ये वाकई शक्तिशाली था। बड़े वाले की तो बात ही छोड़िए, छोटा ब्लड पाइथन भी एंशिएंट फीनिक्स से ज्यादा ताकतवर था। उसे बस यह नहीं पता था कि यह प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन के वास्तविक शरीर से किस प्रकार भिन्न है। प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन के बारे में सोचते हुए लिन मोयू ने पूछा, क्या आपने प्राचीन युद्ध क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र में प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन को देखा है? भाग रहा यान कुआंगशिंग अचानक रुक गया। उनका चेहरा कुछ गंभीर हो गया। क्या तुमने इसे देखा है? लिन मोयू ने अर्थ कोर इंस्टेंस डंजन में अपने अनुभवों का वर्णन किया। यान कुआंगशिंग चुप हो गया, फिर लिन मोयू के साथ भागना जारी रखा। लेकिन उसकी गति पहले से काफी धीमी थी, मानो उसे खून के प्यासे बाढ़ के अजगर के पीछे पड़ने की कोई परवाह ही न हो। दरअसल उसने पीछा नहीं किया। अंततः वे रक्तपात से ग्रस्त भूमि के प्रांगण में लौट आए। यान कुआंगशिंग ने ताबीज का उपयोग करके अपने बाहरी घावों को ठीक किया और अपने खून से सने कपड़े बदल लिए। कपड़े बदलते हुए उसने अपनी छाती पर एक निशान की ओर इशारा किया। ये निशान देखो। वह निशान उसके दाहिने कंधे से लेकर बाएं पेट तक फैला हुआ था। लिन मोयू को यह अजीब लगा, पेशेवर लोग या तो मर गए या पूरी तरह से सुरक्षित बच गए। वे खोए हुए अंगों को फिर से उगा सकते हैं, तो फिर निशान कैसे रह सकते हैं? जब तक कि वह इस विशेष निशान को हटाना नहीं चाहता था। यान कुआंगशिंग ने कहा, तुम्हें लगता होगा कि मैंने जानबूझकर यह निशान छोड़ा है। बिल्कुल नहीं। यान कुआंगशिंग ने अपने कपड़े पहने और फिर से बोलने लगा। उस समय मैं लेवल 69 पर था और लगभग उसी लेवल की एक टीम का हिस्सा था जो मुख्य क्षेत्र में घुसपैठ कर रही थी। मुख्य क्षेत्र में हमने एक के बाद एक बॉस को मारते हुए अपना रास्ता बनाया। अंततः हम इससे पहले आ गए। लेकिन लिन मोयू ने ध्यान से सुना, लेकिन यान कुआंगशिंग के चेहरे पर कुछ असामान्य भाव दिखाई दिए। यान कुआंगशिंग ने कड़वी मुस्कान बिखेरी। हमने इसे दूर से देखा, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उसने हमारी तरफ एक नजर डाली, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उस एक नजर ने ही हमें डराकर भगा दिया। हम बस ऐसे ही चुपके से निकल गए। पीछे मुड़कर देखें तो ये सौभाग्य की बात थी कि हमने हमला नहीं किया। अगर हमने हमला किया होता तो निश्चित रूप से हमारी मृत्यु हो जाती। यान कुआंगशिंग घर के अंदर चला गया और लिन मोयू के पीछे आने के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया। कमरे में केवल एक चटाई और एक चाय की मेज ही रखी हुई थी। टेबल पर रखा चाय का सेट एक विशेष बर्तन था जो पानी को उबलता रहता था। यान कुआंगशिंग मेज पर बैठे थे जबकि लिन मोयू उनके लिए चाय डाल रही थी। उबलते पानी की परवाह न करते हुए यान कुआंगशिंग ने आगे बढ़ने से पहले एक कप पानी पी लिया। दूसरी बार ऐसा तब हुआ जब मैं 89वें स्तर पर था, देवत्व से बस आधा कदम दूर। मैं जानबूझकर प्राचीन युद्ध क्षेत्र के निचले हिस्से में गया, अंतरिक्ष समय मार्ग को खोजा और एक बार फिर मुख्य क्षेत्र में लौट आया। इस बार मैंने कार्रवाई की। अंदाजा लगाओ क्या हुआ? लिन मोयू ने सिर हिलाया। मैं अनुमान नहीं लगा सकता। सच कहूं तो वो वास्तव में अनुमान नहीं लगा सकता था। यान कुआंगशिंग ने एक और कप चाय पी। बस एक बार, एक ही बार। उसने बस अपना पंजा उठाया और लापरवाही से मुझ पर झपट्टा मारा। फिर मुझे सीधे मुख्य क्षेत्र से बाहर फेंक दिया गया। यान कुआंगशिंग ने जो कुछ बताया वह एक मनगढ़ंत कहानी जैसा लग रहा था, जिससे लिन मोयू की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मुख्य क्षेत्र कितना विशाल था। कम से कम यह दसियों हजार मील में फैला हुआ था। यह 1 लाख मील तक फैला हुआ भी हो सकता है। वह एक ही हमला कितना भयावह था। यान कुआंगशिंग ने चाय का तीसरा प्याला पिया। यह तीसरा प्याला है, इसे अपने शिष्य की ओर से शुभकामना समझें। लिन मोयू ने मन ही मन आह भरी, 3 प्याले, 3 टोस्ट, गुरु को ग्रहण करने की रस्म। इस क्षण से लिन मोयू को एक दूसरा गुरु मिल गया था। शिक्षक जी, क्या आपको चोट उसी दौरान लगी थी? यान कुआंगशिंग दिल खोलकर हंसे। नहीं, उस समय मुझे गंभीर चोट लगी थी, लेकिन कोई निशान नहीं रह गए। तीसरी बार तब हुआ जब मैं पहले ही एक दिव्य विशेषज्ञ बन चुका था। तब मैं 93वें स्तर पर था। मैं गहरे अंतरिक्ष से निचले अंतरिक्ष में लौटा, फिर सौभाग्य से मुझे ऊपरी अंतरिक्ष में जाने का अंतरिक्ष समय मार्ग फिर से मिल गया।
मुझ जैसे दिव्य विशेषज्ञों के लिए हम ऊपरी अंतरिक्ष में केवल 10 मिनट तक ही रह सकते थे और कार्रवाई करने का हमारे पास केवल एक ही मौका था। मुझे वह फिर से मिल गया और मैंने अपना बदला लेने की तैयारी कर ली। लेकिन मैं एक बार फिर एक ही वार में पराजित हो गया। इस बार इसने मुझसे 4 शब्द कहे, तुम बहुत कमजोर हो। अंदाजा लगाओ कि उस पल मुझे कैसा महसूस हुआ। लिन मोयू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, शायद कुछ ऐसा, ये राक्षस सचमुच बात कर सकता है। हा 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 हा। यान कुआंगशिंग ने मेज पर हाथ पटका और जोर से हंसने लगा। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 327। अध्याय 327। 327। अध्याय 327। 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। यान कुआंगशिंग कुछ हद तक पागलों की तरह हंसा, इतना जोर से हंसा कि उसकी आंखों से आंसू भी निकल आए। हाँ, उस समय मैंने भी यही सोचा था, ये राक्षस सचमुच बोल सकता है। यान कुआंगशिंग ने जोर से कहा। लिन मोयू ने भी शायद यही सोचा होगा। बाद में, लिन मोयू ने यह भी सोचा कि शायद वे अत्यंत शक्तिशाली बॉस बोल सकते हैं। लेकिन अब ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था। यान कुआंगशिंग के अनुभव को देखते हुए, एक दिव्य विशेषज्ञ का एक बोलने वाले बॉस से सामना होने पर इतना आश्चर्यचकित हो जाना समझ में आता है। यान कुआंगशिंग दिल खोलकर हंसा, मेरे शरीर पर वह निशान उसी समय का है। मैंने अनगिनत बॉस को मार गिराया है, अनगिनत इंस्टेंस को क्लियर किया है। बॉस मॉन्स्टर का स्तर जितना ऊंचा होता था, उसकी बुद्धि उतनी ही अधिक होती थी, लेकिन बोलने की क्षमता केवल उसी के पास थी। लिन मोयू ने पूछा, मैंने सुना है कि वहां आज तक किसी ने भी इसे नहीं मारा है। यान कुआंगशिंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा, अगर मैं भी लगभग तुरंत ही मारा जा सकता हूं, तो इसे कौन मार सकता है? लिन मोयू ने धीमी आवाज में कहा, जेनेसिस अकादमी के उस बुरे आदमी के बारे में क्या? यान कुआंगशिंग ने अचानक लिन मोयू की ओर देखा, उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन फिर धीरे धीरे मंद पड़ गईं। क्या वाइट युवान ने तुम्हें इसके बारे में बताया था? लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मास्टर वाइट ने इसका कई बार जिक्र किया था। मेरी बहन उनकी शिष्या है। यान कुआंगशिंग चौंक गया और उसे विश्वास नहीं हुआ। तुम्हारी बहन उस बुरे आदमी की शिष्या बन गई? लिन मोयू ने फिर से सिर हिलाकर कहा, हाँ। यान कुआंगशिंग ने बुदबुदाते हुए कहा, उस बुरे व्यक्ति ने अपनी पारखी दृष्टि से तुम्हारी बहन को शिष्य के रूप में स्वीकार किया है। इससे पता चलता है कि तुम्हारी बहन की प्रतिभा और काम बहुत ही प्रभावशाली है। हाँ, बहुत शक्तिशाली। लिन मोयू के बारे में सोचते हुए, लिन मोयू ने अनुमान लगाया कि वह अब तक 60वें स्तर से ऊपर, शायद 70वें स्तर के करीब भी पहुंच चुकी होगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके स्तरों के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा था। लिन मोयू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, उसे भी अपनी बहन की प्रतिभा से थोड़ी ईर्ष्या महसूस हो रही थी। यान कुआंगशिंग ने कहा, वह बुरा आदमी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर इसकी तुलना में देखा जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वह काफी है। कम से कम, वह बुरा आदमी मुझे तुरंत नहीं मार सकता था, इसके लिए कम से कम 2 वार करने पड़ते। जब यान कुआंगशिंग ने उस बुरे व्यक्ति का जिक्र किया, तो उसका अहंकार गायब हो गया। इस जीवन में उन्होंने 2 लोगों को छोड़कर किसी की सेवा नहीं की। एक तो मुख्य क्षेत्र में होना था, दूसरा वह बुरा आदमी था। लिन मोयू ने फिर पूछा, गुरुजी, वह प्राणी एक पारलौकिक स्तर का विशेषज्ञ होना चाहिए, है ना? यान कुआंगशिंग ने लिन मोयू के शब्दों का खंडन करते हुए कहा, अभी नहीं, इसमें अभी थोड़ी कमी है। अगर हमारी मानव जाति एक सच्चे पारलौकिक स्तर के विशेषज्ञ को जन्म दे सके, तो शायद हमारे पास उस अथाह खाई को मिटाने का मौका होगा। बच्चे, चूंकि उस प्राणी ने तुमसे सौदा करने की इच्छा जताई है, इसलिए जब तुम्हारे पास ताकत हो तो मूल क्षेत्र में जाकर एक नजर डाल लो। इससे मुझे जो अनुभूति हुई वह असाधारण थी, बहुत ही असाधारण। लिन मोयू ने सिर हिलाया, उसका इरादा तो वैसे भी जाने का था। इतना कहने के बाद, यान कुआंगशिंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, अब आपके वापस जाने का समय हो गया है। अपनी घातक शक्ति को डोमेन स्पिरिट स्टोन में प्रवाहित करना याद रखना। ये चीज इतने सालों से मेरे हाथों में बेकार पड़ी है, मुझे उम्मीद है कि तुम इसे एक दिन काम में ला सकोगे। लिन मोयू को एहसास हुआ कि डोमेन स्पिरिट स्टोन असाधारण होना चाहिए, लेकिन फिलहाल वह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। यान कुआंगशिंग ने स्वयं निकास मार्ग खोला और लिन मोयू को रक्तपात के उस क्षेत्र से बाहर भेज दिया। लिन मोयू को यह नहीं पता था कि यान कुआंगशिंग इस एकांत स्थान पर रहने पर क्यों जोर दे रहा था।
यान कुआंगशेन कुछ कहना नहीं चाहता था और लिन मोयू ने आगे कुछ नहीं पूछा। लिन मोयू लगभग 20 दिनों तक खूनी भूमि में रुकी थी। मानव जगत की धूप को फिर से देखना और ताजी हवा को महसूस करना, ऐसा लगा जैसे ये कोई दूसरी ही दुनिया हो। तुम भी बाहर हो। अचानक एक तीखी आवाज सुनाई दी। लिन मोयू ने डोनफेंग याओ को बहुत दूर नहीं देखा। उसके बगल में साम्राज्य का एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। डोनफेंग याओ का व्यक्तित्व पहले से बदल चुका था, निस्संदेह ब्लड पाइथन का मांस खाने और अपनी शक्तियों में काफी वृद्धि करने के कारण। जब डोनफेंग याओ ने लिन मोयू को देखा, तो उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसे घूरती रही, मानो उसे थोड़ी नाराजगी हो। लेकिन उसकी पहचान को देखते हुए, उसने कोई राजकुमारी जैसा नखरा नहीं दिखाया। हालांकि, उसका अभिमानी राजकुमारी वाला व्यवहार अनजाने में ही झलक रहा था, उसका वह घमंडी और दबंग रवैया साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। लिन मोयू ने उसकी ओर एक नजर डाली और कोई जवाब नहीं दिया, फिर जाने के लिए मुड़ गई। डोनफेंग याओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम में बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है, सिर्फ इसलिए कि तुम उग्र देवता के शिष्य हो, इस राजकुमारी की भी अवहेलना करने की हिम्मत करते हो। लिन मोयू ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर रही हूं, मैं बस तुमसे बात नहीं करना चाहती। लिन मोयू का जवाब सुनकर डोनफेंग याओ दंग रह गई। उसने सहज भाव से पूछा, क्यों? लिन मोयू ने कहा, कोई कारण नहीं, मैं बस तुमसे बात नहीं करना चाहती। इसके साथ ही उसने अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन को सक्रिय किया और पल भर में गायब हो गया। डोनफेंग याओ को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने अपने बगल में बैठे बुजुर्ग से पूछा, बुजुर्ग झांग, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? एल्डर झांग अनुभवी थे और उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से देखा। इस युवक का स्वभाव अहंकारी है। क्रोधित देवता के शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए वह निस्संदेह एक असाधारण प्रतिभाशाली भी होगा। अभी अभी, हालांकि आपने अपना आपा नहीं खोया, लेकिन कई वर्षों से आपने जो अहंकारी रवैया अपनाया हुआ है, उससे वह असहज महसूस कर रहा था। तो वह आपसे बात नहीं करना चाहता था। लेकिन वह आपको नापसंद नहीं करता, वह बस आपसे बात नहीं करना चाहता था। जब उन्होंने इसे समझाया, तो ऐसा ही प्रतीत हुआ। लिन मोयू के प्रति डोनफेंग याओ का हल्का गुस्सा भी शांत हो गया। एल्डर झांग, मैंने ब्लड पाइथन का मांस खा लिया है और मेरे गुण बढ़ गए हैं। अब आगे क्या? एल्डर झांग ने गंभीरता से कहा, राजकुमारी ने राजकुमारी की पदोन्नति की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इन दिनों राजकुमारी जल्दी से अपना स्तर बढ़ा सकती है। जब आप 40वें स्तर पर पहुंच जाएंगी, तब तक सम्राट की तैयारी भी पूरी हो जानी चाहिए। डोनफेंग याओ ने आलस से अंगड़ाई ली, जिससे उसका लगभग परिपूर्ण शरीर दिखाई दिया। ठीक है, तो मैं अपना कौशल बढ़ाने जाती हूँ। वैसे भी अकादमी में वापस आए हुए काफी समय हो गया है, मुझे एक बार देख लेना चाहिए। लिन मोयू व्हाइट रेजिडेंस के प्रांगण में दाखिल हुई। व्हाइट रेजिडेंस का आंगन हमेशा की तरह शांत और निर्मल था। विशेष रूप से मेंग एनवेन, जो हमेशा शांत और संयमित व्यवहार बनाए रखती थी। उनकी आभा ने आसपास के वातावरण को प्रभावित किया, जिससे व्हाइट रेजिडेंस का पूरा प्रांगण, उसके आसपास के कई मील के दायरे में, अत्यंत शांत प्रतीत होने लगा। व्हाइट युवान वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन मेंग एनवेन ने अपनी आंखें नहीं खोली, उसके होंठ हिले और उसकी आवाज निकली, डोमेन स्पिरिट स्टोन कोई बुरी चीज नहीं है, ये भविष्य में बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। लिन मोयू को लगा कि मेंग एनवेन को सब कुछ पता है, इसलिए उसने आदरपूर्वक उत्तर दिया, धन्यवाद सीनियर मेंग, छात्रा समझ गई। मेंग एनवेन ने कहा, बूढ़े कून को तुम्हें ब्लड पाइथन का मांस भी खिलाना चाहिए था, है ना? लिन मोयू ने मेंग एनवेन को यान कुआंगशेन की योजना बताई। मेंग एनवेन ने एक पल के लिए सोच में डूबे हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। बूढ़े खून की विधि, हालांकि इसका प्रभाव सर्वोत्तम है, वास्तव में खतरनाक है। इसके अलावा, एक उत्कृष्ट स्तर का विशेषज्ञ बनने के लिए केवल इसी पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। ऐसा करने से आप केवल आधा कदम ही आगे बढ़ सकते हैं। आप खुद इस बारे में सोचें कि आप इसे करना चाहते हैं या नहीं। जाने से पहले, यान कुआंगशेन ने भी कुछ इसी तरह की बात कही थी और लिन मोयू से कहा था कि वह खुद इस पर विचार करे। खतरा तो निश्चित था, लेकिन अगर सफलता मिलती तो इसके फायदे भी बहुत बड़े होते। लिन मोयू ने मन ही मन इस पर विचार कर लिया था। मैंने इस बारे में सोचा है। 1000 मील का सफर एक कदम से शुरू होता है। अगर मैं पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं करूंगा, तो आगे कुछ भी नहीं होगा।
मेंग एनवेन ने प्रशंसा भरी मुस्कान प्रकट करते हुए कहा, अच्छी बात है, 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है, बुरा नहीं है। अगर ऐसा है तो आप अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ें। आपकी पदोन्नति के समारोह में बस एक आखिरी चीज बाकी है। ओल्ड वाइट का अनुमान है कि वह अगले 2 दिनों में पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। आप अपना लेवल बढ़ाकर 40 तक ले जा सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं अब जाती हूँ। उसके लिए लेवल अप करना मुश्किल नहीं था। 55% अनुभव शेष रहने पर कुछ इंस्टेंस डंगोन को पूरा करना ही पर्याप्त होगा। इंस्टेंस डंजन पैलेस अभी भी पहले की तरह ही जीवंत था। यह दिव्य ग्रीष्मकालीन अकादमी के छात्रों के लिए एक आदर्श स्थान था। हर दिन बड़ी संख्या में छात्र यहाँ एकत्रित होते थे। डोन फेंग याओ की उपस्थिति ने भी कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। डोन फेंग याओ की सुंदरता मनमोहक थी, उनका काया एकदम परिपूर्ण था, मानो एक खिलता हुआ गुलाब हो जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। विशेषकर उनका वह गरिमामय व्यक्तित्व जो किसी के भी दिल की धड़कन बढ़ा देता था। डोन फेंग याओ भी डिवाइन समर एकेडमी की सदस्य थी, वह पहले कुछ समय तक एकेडमी में रह चुकी थी। उसकी असली पहचान किसी को नहीं पता थी। डोन फेंग याओ ने इंस्टेंस डंजन पैलेस के चारों ओर देखा और अपने स्तर के लिए उपयुक्त इंस्टेंस डंजन का चयन किया। लेवल 37 का वाटर एलिमेंटल कोर्टयार्ड इंस्टेंस डंजन। एक स्वप्निल स्तर का कालकोटरी, बहुत कठिन नहीं। उसे बस एक अच्छी टीम ढूंढने की जरूरत थी, और अपनी क्षमताओं के दम पर वह निश्चित रूप से इसे पार कर लेगी। डोन फेंग याओ को खुद पर पूरा भरोसा था। साथ ही, वह दूसरों की प्रशंसा भरी निगाहों का भी आनंद ले रही थी, और उसके वस्त्र एक महिला की सुंदरता को पूरी तरह से प्रदर्शित कर रहे थे। जैसे ही वह ठीक से एक टीम की तलाश करने वाली थी, अचानक सबका ध्यान उससे हट गया। एक व्यक्ति टेलीपोर्टेशन एरे से बाहर निकला। सबकी निगाहें अपनी ओर खींच रही थी। वह यहाँ क्यों आया? डोन फेंग याओ ने टेलीपोर्ट करके वहां पहुंची लिन मोयू को कुछ आश्चर्य से देखा। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 328। अध्याय 328। 328। अध्याय 328। मैं अकेले ही नरक का सामना करता हूं। जब लिन मोयू प्रकट हुई, तो इंस्टेंस डंजन पैलेस में अचानक सन्नाटा छा गया। ये लिन मोयू है, वो वापस आ गया है। लिन मोयू, वह तो लिंग गॉड जनरल है। संपूर्ण मानव जाति के सबसे युवा देव सेनापति ने अकेले ही 10,000 ड्रैगन सेना का सफाया कर दिया। हालांकि उसकी युद्ध क्षमता अन्य देव सेनापतियों जितनी मजबूत नहीं है, लेकिन उसकी सामूहिक विनाश की क्षमता वास्तव में बेहद प्रभावशाली है। वह उसी स्तर पर अजेय है। एक ही स्तर पर अजेय होने का क्या मतलब है? 37वें स्तर पर, उसने अकेले ही 70वें स्तर के ड्रैगन पर्च को हरा दिया था, और उस समय अनडेड आर्मी अभी भी सील थी। मुझे लगता है कि लिंग गॉड जनरल के तीसरे जॉब चेंज के बाद, वह शायद अकेले ही एक डेमन किंग को हरा सकता है। डोन फेंग याओ के कानों में कई तरह की बातें आईं। तभी डोन फेंग याओ को एहसास हुआ, जिस व्यक्ति ने उससे बात करने से इनकार कर दिया था, वह वास्तव में हाल ही में प्रसिद्धि पाने वाली लिन मोयू थी। वह हमेशा से यही सोचती थी कि लिन मोयू की प्रतिष्ठा को बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, न कि अफवाहों में बताए गए दावों जितनी अविश्वसनीय है। विशेषकर बाद में, ये जितना अधिक फैला, उतना ही अधिक ये भयावह होता गया, यहां तक कि अविश्वसनीय हद तक। लेकिन अब, उसके विचार थोड़े डगमगा गए। प्रचंड ईश्वर का शिष्य बनने के लिए उसे असाधारण प्रतिभा का धनी होना चाहिए। यहां तक कि एक दिव्य विशेषज्ञ भी प्रतिभा को अनदेखा नहीं कर सकता। तो तुम हो लिन मोयू। डोन फेंग याओ लिन मोयू के सामने खड़ी हो गई और उसका रास्ता रोक दिया। ये कहना ही पड़ेगा कि डोन फेंग याओ वास्तव में बहुत सुंदर थी और उनका स्वभाव भी बेहद उत्तम था। उसके पास लगभग वे सभी फायदे थे जो एक महिला के पास हो सकते हैं। दुर्भाग्य से, कृपया एक तरफ हट जाए, लिन मोयू ने सपाट स्वर में कहा। उसके लिए डोन फेंग याओ महज एक अजनबी थी। जहां तक उसके खूबसूरत होने या न होने की बात है, उससे उसका क्या लेना देना था। डोन फेंग याओ गुस्से से भड़क उठी, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? उसे लगा कि वह पहले ही काफी विनम्र हो चुकी है। इस बार उसने सचमुच दिखावा नहीं किया, उसने कसम खाई। लेकिन लिन मोयू अब भी उससे बात नहीं करना चाहती थी। उसे थोड़ा अन्याय भी महसूस हुआ। लिन मोयू ने आह भरते हुए कहा, कृपया एक तरफ हट जाए, मुझे सच में अपना लेवल बढ़ाना है। अगर कोई और बात हो तो लेवल बढ़ाने के बाद बात कर लेंगे, ठीक है?
तुम। डोन फेंग याओ समझ गई कि यह आदमी बातचीत करने में सचमुच अक्षम है। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना तरीका बदल दिया। तुम किस कालकोठरी में जा रहे हो? चलो साथ मिलकर चलते हैं। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं सोलो परफॉर्म कर रहा हूं। डोन फेंग याओ ने जोर देकर कहा, सामान्य कठिनाई स्तर पर अकेले खेलने से आपका लेवल बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। मैं अकेले ही नरक का सामना कर रहा हूं। डोन फेंग याओ पूरी तरह से पराजित हो गया और उसने उस पर विश्वास नहीं किया। उसे विश्वास नहीं था कि लिन मोयू अकेले ही हेल कठिनाई स्तर के कालकोठरी को पार कर सकती है। वह और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि लिन मोयू पहले ही उसके पास से गुजरकर इंस्टेंस डंजन पैलेस में प्रवेश कर चुकी थी। लिन मोयू अपनी पहचान को शाही राजकुमारी के रूप में जानती थी, जो एक दिव्य विशेषज्ञ की बेटी थी। उच्च खानदान में पले बड़े होने के कारण उनमें स्वाभाविक रूप से घमंड का भाव था। ऐसे लोगों से बहस करने की कोई जरूरत नहीं थी, ये बहुत झंझट भरा काम था। डोन फेंग याओ ने तुरंत पीछे पीछे कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। लिन मोयू ने उसे जवाब देने की जहमत ही नहीं उठाई। इस बार लिन मोयू ने पहले ही अपने लक्ष्य कालकोठरी का चयन कर लिया था। वह पहले तो सच ही बोल रहा था। आप इस पर विश्वास करें या न करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन मोयू सीधे जल तत्व आंगन कालकोठरी में गई और समय देखा। ये लेवल 37 का कालकोठरी था, जिसका रिकॉर्ड 3 महीने पहले बनाया गया था। स्वप्न जैसी कठिनाई 1 घंटा 8 मिनट 22 सेकंड। इस रिकॉर्ड से वह अंदाजा लगा सकता था कि कालकोठरी की कठिनाई बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर लिन मोयू को एहसास हुआ कि उसने गलत सोचा था। लेवल 37 के कालकोठरी में लेवल 32 से 42 तक के जॉब क्लास के खिलाड़ी प्रवेश कर सकते थे। वह टीम स्पष्ट रूप से 40वें स्तर से ऊपर के उच्च स्तरीय नौकरी वर्गों के सभी सदस्यों से बनी थी। दूसरी बार नौकरी बदलने के बाद उनके गुणों में काफी वृद्धि हुई, कौशल में निखार आया और उनके सभी उपकरण प्लेटिनम ग्रेड में अपग्रेड हो गए। बेशक उन्होंने इसे जल्दी से साफ कर दिया, और कठिनाई का स्तर केवल स्वप्निल जैसा था, उतना कठिन नहीं था। लिन मोयू को जल तत्व आंगन कालकोठरी के सामने खड़ा देखकर डोन फेंग याओ ने कहा, तुम भी तत्व कालकोठरी खेल रही हो। मैं भी यही खेल रही हूँ, सच में, हम साथ मिलकर खेल सकते हैं। इस समय उसने अपने सारे अहंकार को दबाने की पूरी कोशिश की। उसे लगा कि उसने पहले कभी इतना धैर्य नहीं दिखाया था। बात बस इतनी सी थी कि वह लिन मोयू के बारे में कुछ ज्यादा ही उत्सुक थी। मानव इतिहास में सबसे कम उम्र के देव सेनापति, प्रचंड देवता के शिष्य, केवल इन 2 पहचानों ने ही लिन मोयू को रहस्य के एक आवरण में लपेट रखा था। डोन फेंग याओ वास्तव में खोजबीन करना और अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहती थी। लिन मोयू ने कहा, कालकोठरी को जल्द ही अपग्रेड किया जा सकता है, इसलिए अभी अंदर मत जाओ। इतना कहकर लिन मोयू कालकोठरी में प्रवेश कर गई और गायब हो गई। डोन फेंग याओ ने पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तुम्हारा मतलब क्या है, कालकोठरी के किस अपग्रेड से? वह सचमुच अकेले ही कालकोठरी में चला गया। क्या वह सामान्य कठिनाई स्तर को भी अकेले ही पार करने वाला है? लिन मोयू के शब्द सिर्फ उसके लिए नहीं थे। कई लोगों को लिन मोयू का मतलब समझ आ गया था। क्या फायर गॉड पैलेस के कालकोठरी में हाल ही में कोई अपग्रेड नहीं हुआ था? ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना लिन मोयू के कालकोठरी में प्रवेश करने के ठीक बाद घटी। इससे पूरे इंस्टेंस डंजन पैलेस में फिर से चर्चा का माहौल बन गया। डोन फेंग याओ ने लोगों को यह अनुमान लगाते हुए सुना कि लिन मोयू को कालकोठरी को पार करने में कितना समय लगेगा। कुछ लोगों ने तो शर्त लगाना भी शुरू कर दिया। डोन फेंग याओ ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह सचमुच हमेशा अकेले ही खेलता है? खूबसूरत महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, और किसी ने तुरंत जवाब दिया, हमेशा नहीं, लेकिन वह ज्यादातर समय अकेले ही रहता है। किसी ने तुरंत खंडन करते हुए कहा, आपका क्या मतलब है कि वह ज्यादातर समय अकेले ही खेलता है? टायरेंट डेजर्ट कालकोठरी में उसने सिर्फ अंक अर्जित करने के लिए 39 अंक हासिल किए थे। पॉइंट्स कमाने के मामले में वह एक अच्छा काम कर रहा था। अगर वह न होता, तो हम कालकोठरी का मिशन पूरा नहीं कर पाते। बिल्कुल सही, आपको नहीं पता कि हम उस खोज में कितने समय तक फंसे रहे। कौन जाने इस बार लिंग गॉड जनरल किस तरह का अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाएगा। ये निश्चित रूप से एक और अविश्वसनीय रिकॉर्ड होगा। समूह ने लिन मोयू पर एक अकथनीय विश्वास विकसित कर लिया था।
उनके बयानों से डोनफेंग याओ को धीरे धीरे पता चला कि लिन मोयू झूठ नहीं बोल रहा था, उसने सचमुच अकेले ही कालकोठरी पार की थी। इंस्टेंस डंजन पैलेस में कई कालकोठरियों में उसकी उपस्थिति के रिकॉर्ड मौजूद थे। अन्य कालकोठरियों की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि विशालकाय टायरेंट डेजर्ट कालकोठरी को भी वह अकेले ही पार कर सकता था। डोनफेंग याओ को ये बात माननी ही पड़ी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे नकली बनाया जा सके, ये ताकत का सच्चा प्रदर्शन था। उसने कई छात्रों से ये भी सीखा कि लिन मोयू ने किस तरह 39 खिलाड़ियों को कालकोठरी से बाहर निकाला था। अंत में डोनफेंग याओ ने इसे केवल एक वाक्य में ही सारांशित किया, यह आदमी एक राक्षस है। यहां तक कि सभी मौजूदा दिव्य विशेषज्ञ, उनमें से प्रत्येक, अपनी युवावस्था में लिन मोयू के असाधारण कारनामों की तुलना नहीं कर सकते थे। लिन मोयू ने एक के बाद एक कई रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया। डोनफेंग याओ को यह आभास था कि लिन मोयू भविष्य में निश्चित रूप से एक दिव्य विशेषज्ञ बनेगी। जल तत्व आंगन कालकोठरी के अंदर का दृश्य सुंदर था और तापमान सुखद था। लिन मोयू ने खुद को बहते पानी के एक आंगन में पाया, जिसके केंद्र में पत्थर के खंभे थे और उसके चारों ओर झरने थे। जल की मौलिक ऊर्जा पहले से कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में और अत्यंत सक्रिय थी। कालकोठरी के अंदर होना जल तत्व की दुनिया में प्रवेश करने जैसा था। उसे तुरंत अग्नि देवता महल के कालकोठरी के उन्नयन की प्रक्रिया याद आ गई। कालकोठरी के उन्नयन को सक्रिय करने के लिए उसे कम समय में कालकोठरी पर गंभीर प्रभाव डालना होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो, जितनी जल्दी हो सके मार डालो। जल तत्व वाले राक्षसों के समूह आंगन में इत्मीनान से तैर रहे थे। उनकी आकृतियां पानी के पिंडों जैसी थीं, जिनमें हाथ, पैर या आंखें नहीं थीं। स्प्रिंग वाटर स्प्राइट उन्नत कुलीन राक्षस। स्तर 37। शक्ति 14,000। फुर्ती 6,000। आत्मा 10,000। जीवन शक्ति 10,000। कौशल लिफाफा। विशेषता जल तत्वीय और शारीरिक हमलों से प्रतिरक्षित। ड्रीम लाइट कठिनाई स्तर के राक्षसों में मजबूत विशेषताएं नहीं थीं, लेकिन वे जल तत्व और शारीरिक हमलों से अप्रभावित थे। केवल गैर जल तत्व वाले नेक्रोमेंस कंकाल ही उन्हें नुकसान पहुंचा सकते थे। एक ठंडी हवा चलने लगी और कंकाल जैसी आकृतियां प्रकट हुईं, जिन्होंने तेजी से आंगन को घेर लिया। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खड़खड़ाहट की आवाज के साथ 19 उन्नत मरे हुए सैनिकों की सेनाएं तेजी से आगे बढ़ी। स्प्रिंग वाटर स्प्राइट्स ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, उनकी हमले की विधि काफी विचित्र थी। हाथ पैर न होने के कारण पानी की पूरी विशाल मात्रा ने कंकालनुमा योद्धाओं के सिर को घेर लिया। इसके बाद कंकालनुमा योद्धाओं को लगातार नुकसान पहुंचता रहा। हालांकि नुकसान ज्यादा नहीं हुआ था और कंकाल योद्धाओं को इसकी परवाह नहीं थी। वे शारीरिक हमलों से नहीं डरते थे, इसलिए झरने के जल के जिन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सके। गैर जल तत्व वाले नेक्रोमेंस कंकाल लगातार हमला करते रहे और उन्हें जल्दी से खत्म कर दिया। अब वहां 3,600 से अधिक नेक्रोमेंस कंकाल थे, जिनमें से लगभग 3,000 गैर जल तत्व वाले थे। मात्र लेवल 37 के ड्रीमलाइक एलीट मॉन्स्टर्स के सामने लेवल 39 के नेक्रोमेंसर कंकालों का पल भर में ही सफाया हो गया। सेना ने आगे बढ़ना बंद नहीं किया, वो तेजी से आगे बढ़ती रही। मौलिक राक्षसों के शव नहीं होते थे, इसलिए लिन मोयू शव विस्फोट का उपयोग नहीं कर सकी। लेकिन मौजूदा गति इतनी तेज थी कि कॉप्स एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करने या न करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। जहां भी अजन्मे सैनिकों की सेना जाती थी, वहां से राक्षस तुरंत ही साफ हो जाते थे। एक निरंतर आक्रमण और नरसंहार। एक लेवल 39 खिलाड़ी द्वारा लेवल 37 के ड्रीमलाइक डंजन को पार करना लिन मोयू के लिए कोई चुनौती नहीं थी। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर C 329। अध्याय 329। 329। अध्याय 329 कलात्मक भावना से भरा एक तहखाना। लिन मोयू जल देव प्रांगण में इत्मीनान से टहल रहा था और उसके मन में कालकोठरी का नक्शा तेजी से बन रहा था। पूरी कालकोठरी आपस में जुड़े हुए प्रांगणों से बनी थी, जिनमें से प्रत्येक प्रांगण एक खुली संरचना थी जो चारों ओर से छोटे झरनों से घिरी हुई थी। पूरा वातावरण डिजाइन से परिपूर्ण, उत्कृष्ट और सामंजस्यपूर्ण था। पानी की आवाज आपस में घुल मिलकर एक सुंदर संगीतमय ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। हर आंगन में अलग अलग संगीत, अलग अलग ध्वनियां थीं, और सब कुछ बहुत सुखद था। लिन मोयू ने जितने भी कालकोठरी देखे थे, उनमें से जल देव प्रांगण सबसे कलात्मक था। प्रत्येक प्रांगण में 18 पत्थर के खंभे थे, जिनमें से कुछ क्षतिग्रस्त थे, जबकि कुछ सही सलामत थे।
इन खंभों पर सुंदर नक्काशी की गई थी, जिनमें विभिन्न जीवों को दर्शाया गया था। कुछ जीव जानवरों जैसे दिखते थे, जबकि कुछ मानव रूपी थे। लिन मोयू ने गौर किया कि कई मानव आकृतियों में से एक स्त्री आकृति सबसे अधिक बार दिखाई देती थी। हालांकि पत्थर की नक्काशी सजीव नहीं थी और उसका रूप स्पष्ट नहीं था, फिर भी उसके अनूठे स्वभाव के कारण उसे आसानी से पहचाना जा सकता था। अधिकांश पत्थर की नक्काशी में उसे ही केंद्र में दिखाया गया था। स्तंभों पर उकेरी गई ये पत्थर की चित्रकारी एक कहानी बयां करती प्रतीत होती है। दुर्भाग्यवश कई स्तंभ क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे कहानी कुछ हद तक असंगत हो जाती है। 20 मिनट से भी कम समय में अनडेड सेना ने सभी आंगनों को खाली कर दिया था। कुल 18 आंगन थे, जिनमें से प्रत्येक में 18 पत्थर के खंभे थे। अलग अलग संगीत और पानी की आवाज के साथ पूरा कालकोठरी कलात्मकता से परिपूर्ण था। 18 आंगन गोलाकार पैटर्न में अंदर की ओर घूमते हुए व्यवस्थित थे। अंत में पानी के बहाव का एक भंवर बन गया था। लिन मोयू ने बिना किसी झिझक के पानी में छलांग लगा दी और पानी के बहाव के साथ गहराई में उतर गया। जैसे ही वह भंवर में कूदा, पूरी कालकोठरी जोर से हिल उठी। कालकोठरी के कक्ष में जल देवता प्रांगण कालकोठरी का प्रवेश द्वार अचानक तेज रोशनी से जगमगा उठा। कालकोठरी के प्रवेश द्वार से एक रहस्यमय आभा निकली, जो तेजी से पूरे कक्ष में फैल गई। इसका अपग्रेड हो गया। लिंग गॉड जनरल सही थे, कालकोठरी का वाकई उन्नयन हो गया है। पिछली बार यह अग्नि देवता का महल था। लिंग गॉड जनरल सचमुच अपने नाम के अनुरूप है। अब से जल तत्व कालकोठरी में भी मौलिक क्रिस्टल के टुकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। कालकोठरी के हॉल में आश्चर्य की चीखें गूंज उठी। लिन मोयू ने जल देवता आंगन के प्रांगणों को आश्चर्यजनक गति से साफ करके कालकोठरी के उन्नयन तंत्र को सक्रिय कर दिया था। ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार अग्नि देवता के महल में हुआ था, उसने शुरुआती राक्षसों को सबसे तेज गति से खत्म कर दिया, जिससे कालकोठरी का उन्नयन हो गया। इस बार लिन मोयू ने इसे और भी सहजता से कर दिखाया। कालकोठरी का जीर्णोद्धार पूरा होने पर प्रवेश द्वार पर स्थित भंवर फिर से स्थिर हो गया। डोन फेंग याओ ने कालकोठरी की जानकारी दोबारा जांचने की कोशिश की और पाया कि उसमें नरक स्तर की कठिनाई जोड़ दी गई है। कालकोठरी का स्तर वास्तव में बढ़ गया था। उसने पहले भी ऐसी बातें सुनी थी और वह हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। जल देवता के आंगन में स्थित कालकोठरी सैकड़ों वर्षों से यहीं पर थी और हमेशा अपनी मूल स्थिति को बनाए रखती थी। यह स्थिति सैकड़ों साल पहले भी ऐसी ही थी और अपग्रेड से ठीक पहले भी ऐसी ही थी। पौराणिक तत्वों के उन अंशों को आज तक किसी ने भी प्राप्त नहीं किया था। अब उसे पता चल गया था कि कालकोठरी के अपग्रेड के बाद नरक स्तर को पार करके ही मौलिक अंश प्राप्त किए जा सकते हैं। और जिस व्यक्ति या टीम ने कालकोठरी को अपग्रेड किया है, वह भी उच्च कठिनाई स्तर में प्रवेश करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो लिन मोयू अब नरक जैसी कठिन चुनौती में प्रवेश कर चुकी थी। वह हेल डिफिकल्टी लेवल को अकेले ही पार करने जा रहा था। इस समय डोन फेंग याओ की लिन मोयू के बारे में जिज्ञासा उसके बारे में सब कुछ जानने की प्रबल इच्छा में बदल गई। एक व्यक्ति ऐसे कारनामे कैसे कर सकता है? भंवर का पीछा करते हुए लिन मोयू एक जलमग्न दुनिया में पहुंच गई। नीचे एक विशाल महल था। महल की छत पारदर्शी और साफ थी, जिसके माध्यम से धीरे धीरे बहता हुआ पानी देखा जा सकता था। महल के दरवाजे मजबूती से बंद थे, जो देखने में बहुत मजबूत लग रहे थे। लिन मोयू को इन बातों की परवाह नहीं थी। कंकाल योद्धाओं और जादूगरों ने एक साथ हमला किया। महज कुछ ही सेकंड में दरवाजे धड़ाम से गिर पड़े। दरवाजों के पीछे से पानी का एक विशाल तत्व निकला, जो एक त्रिशूल में परिवर्तित हो गया और सीधे उसकी ओर वार किया। गति इतनी तेज थी कि लिन मोयू बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सकी। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने इस त्रिशूल को पहले भी देखा था। इसे आंगन में लगे पत्थर के स्तंभों पर हमेशा महिला आकृति के बगल में चित्रित किया गया था। त्रिशूल ने लिन मोयू पर प्रहार किया, जिससे उसका अस्थि कवच तेजी से चमक उठा और हमले को रोक दिया। त्रिशूल तुरंत महल के अंदर जा गिरा। हमला करने की क्षमता बुरी नहीं है, लिन मोयू ने धीरे से बुदबुदाया। उस प्रहार और उसके अस्थि कवच की प्रतिक्रिया से उसने प्रतिद्वंद्वी की शक्ति का अनुमान लगभग 50,000 लगाया। लेवल 37 के कालकोठरी में इस तरह का हमला करना काफी प्रभावशाली था। ऐसा लगता है कि कालकोठरी का स्तर बढ़ गया है और अब यह नरक स्तर की होनी चाहिए। पिछले अनुभव को देखते हुए लिन मोयू को इस बार आश्चर्य नहीं हुआ।
उससे पहले ही मृतकों की सेना महल में प्रवेश कर चुकी थी। लिन मोयू के प्रवेश करने से पहले ही महल तेज रोशनी से जगमगा उठा। असंख्य त्रिशूल निकले और कंकालों पर बरसने लगे। हमला देखने में तो बहुत शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन उसकी वास्तविक आक्रमण क्षमता निराशाजनक थी। कंकालों ने ऐसे हमलों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। लिच जनरल ने आलस्य से कुछ उपचार मंत्रों का जाप किया और लापरवाही से इस मामले को निपटा दिया। त्रिशूल लगातार आते रहे, कभी न रुकने वाले। कंकाल हमलों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे। महल विशाल और खाली था। पूरी मरे हुए लोगों की सेना के अंदर होने के बावजूद उन्होंने महल के 10वें हिस्से से भी कम जगह घेरी थी। पारदर्शी छत से नीले पानी की रोशनी छनकर महल को रोशन कर रही थी। लिन मोयू भी अंदर आ गईं। त्रिशूल लगातार तूफान की तरह बरसते रहे। कालकोठरी में जल तत्व अत्यधिक मात्रा में मौजूद था, जो हमलों के लिए असीमित ऊर्जा प्रदान करता था। जैसे ही लिन मोयू महल में दाखिल हुए, उन पर भी हमले शुरू हो गए। हालांकि उसके अस्थि कवच के सामने ऐसे हमले कोई खतरा नहीं थे। कंकाल पहले ही महल की गहराई की ओर बढ़ चुके थे, और लिन मोयू उनके पीछे पीछे महल का अवलोकन करते हुए चल रही थी। महल की दीवारें धब्बेदार और क्षतिग्रस्त थीं। धुंधली भित्तिचित्र दिखाई दे रही थी, लेकिन अधिकांश नष्ट हो चुकी थी। महल में 18 विशाल पत्थर के खंभे भी थे, जो पूरी संरचना को सहारा देते थे। कुछ स्तंभ गिर गए थे, लेकिन अधिकतर अभी भी मजबूती से खड़े थे। दुर्भाग्यवश स्तंभों पर बने भित्तिचित्र भी क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे उन्हें समझना मुश्किल हो गया। ऐसा लगता है कि यह कुछ छिपा रहा है। लिन मोयू थोड़ी असमंजस में थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी ने जानबूझकर इन भित्ति चित्रों को मिटा दिया हो। कुछ देर चलने के बाद आखिरकार उसे महल की मुख्य इमारत दिखाई दी। महल के केंद्र में एक भव्य सिंहासन था। सिंहासन के बगल में एक त्रिशूल रखा हुआ था। त्रिशूल तेजी से चमक रहा था, और सभी हमले उसी से उत्पन्न हो रहे थे। जब कंकाल योद्धा उसके पास पहुंचे, तो त्रिशूल में जड़ा नीला रत्न अचानक चमक उठा। एक जोरदार धमाके के साथ अनगिनत पानी के स्तंभ बाहर निकले, जिससे आसपास के सभी कंकाल योद्धा पीछे हट गए। फिर त्रिशूल के चारों ओर पानी का एक पर्दा प्रकट हुआ। जल देवता का त्रिशूल प्रक्षेपण। लिन मोयू ने अपनी जासूसी क्षमता का इस्तेमाल किया और उसे सिर्फ एक नाम पता चला। कोई स्तर नहीं, कोई विशेषता नहीं, कोई कौशल लक्षण नहीं। इसमें केवल इतना ही कहा गया था कि यह जल देवता का त्रिशूल है, लेकिन उस प्रक्षेपण का क्या अर्थ था, ये लिन मोयू को नहीं पता था। नाम से ऐसा प्रतीत होता था कि यह जल देवता का हथियार है। यदि त्रिशूल यहाँ था, तो जल देवता कहाँ थे? लेकिन चाहे जो भी हो, उससे निपटना जरूरी था, क्योंकि वह रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा था। कंकाल योद्धाओं ने जल के पर्दे को घेर लिया और अपनी तलवारों से उस पर वार करने लगे। कंकाल जादूगरों के हमले भी आ गए। उन्होंने जल के पर्दे पर घने मंत्रों का प्रयोग किया। 2 सेकंड से भी कम समय में पानी का पर्दा टूट गया। सभी हमले त्रिशूल पर हुए। त्रिशूल ने मानो गहरी चोट लगने के बाद कराहते हुए एक दर्दनाक आवाज निकाली और चमकता हुआ महल के शिखर तक उड़ गया। पूरा महल कांप उठा और जल तत्व का विस्फोट हो गया। जल ड्रैगन सभी दिशाओं से अजन्मे सैनिकों की सेना की ओर उमड़ पड़े। लिन मोयू के लिए सब कुछ पहले जैसा ही था, कोई बदलाव नहीं था। ये हमले देखने में तो भव्य लग रहे थे, लेकिन इनकी शक्ति कमजोर थी। कंकालों ने इन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। कंकाल जादूगरों के कौशल ने जल ड्रैगन को भेदते हुए त्रिशूल पर प्रहार किया। कंकाल योद्धा ऊंची छलांग लगाते हुए त्रिशूल पकड़ लेते हैं और लगातार वार करते हैं। त्रिशूल कांप उठा और उससे अजीबोगरीब आवाजें निकलने लगी। उन आवाजों के बीच अचानक महल की छत पर एक आकृति प्रकट हुई। एक स्त्री आकृति, जो लगभग 9/10वें हिस्से में मनुष्य के समान है। वह सिंहासन पर प्रकट हुई, उसकी निगाहें झुकी हुई थीं, और उसकी आभा लगातार बढ़ रही थी। जब संदेह हो, तो पता लगाने की क्षमता का उपयोग करें। जल देवता अपूर्ण प्रक्षेपण। स्तर 41। शक्ति 60,000। फुर्ती 10,000। आत्मा 10,000। जीवन शक्ति 40,000। कौशल जल की गर्जना, शाश्वत जमाव। विशेषताएं, जल तत्व के हमलों से प्रतिरक्षित, शारीरिक क्षति 50% तक कम हो जाती है। स्तर 41, जिसमें कुल विशेषताओं की संख्या 120,000 तक पहुंच गई है। अधिकांश पेशेवरों की नज़र में इस बॉस के साथ काम करना आसान नहीं था।
लेकिन लिन मोयू की नजरों में ये तो बस एक आसान काम था, जिसे बस तोड़कर खाना था। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 330। अध्याय 330। 330। अध्याय 330। केवल पवन ऊर्जा और बिजली ही शेष है। जल देवता का आंगन मात्र तहखाने में स्थित एक इमारत नहीं है। यहाँ का बहता संगीत और पत्थर की नक्काशी कलात्मकता से परिपूर्ण है। यहाँ तक कि लिन मोयू के सामने खड़ा बॉस भी कलात्मक आभा बिखेरता है। सटीक रूप से कहें तो यह उसका कवच होना चाहिए, जिस पर अत्यंत उत्कृष्ट नक्काशी की गई हो। लिन मोयू ने उस पर एक नजर डाली और उसे केवल परिपूर्ण ही कह सकी। परिपूर्ण वस्तुओं को नष्ट करना अक्सर आसान होता है, बस एक छोटी सी खामी ही काफी होती है। कंकाल योद्धा चारों दिशाओं से टूट पड़े, उनकी विशाल तलवारें उन्मत्त आक्रमण कर रही थीं। कंकाल जादूगरों के हमले और भी अधिक केंद्रित थे। बॉस तुरंत बुरी तरह घायल हो गई, उसका उत्तम कवच चकनाचूर हो गया और उसका शरीर जगह जगह से झुलसकर काला पड़ गया। बॉस ने क्रोध से भरी एक दहाड़ लगाई और त्रिशूल पर जड़ा रत्न तेजी से चमक उठा। पानी में लहरें उठने लगी, महल का तापमान तेजी से गिर गया, पानी का बहाव रुक गया और सफेद धुंध फैल गई। पल भर में ही पूरा महल बर्फ की दुनिया में बदल गया। कौशल शाश्वत जमाव। जमाव का दायरा विशाल था और सभी कंकाल बर्फ में जम गए, हर एक बर्फ के टुकड़ों में जकड़ा हुआ था। हालांकि शक्ति कंकाल बर्फ तोड़कर बाहर निकलने से पहले बस थोड़ा सा ही संघर्ष कर पाए। कंकालों को जमाने की इस तरह की कोशिश करना सरासर कोरी कल्पना थी। लिच जनरलों ने अपनी लाठियां उठा ली। कौशल निरस्त करो। सभी कंकाल पिघल चुके थे। लिन मोयू ने उंगली उठाई। कौशल क्षति अभिशाप। जल देव प्रक्षेपण बॉस शापित हो गई और उसे होने वाला नुकसान तुरंत 10 गुना से भी अधिक बढ़ गया। बर्फ से मुक्त होने के बाद कंकालों ने अपना हमला जारी रखा। त्रिशूल फिर से चमक उठा और एक विशाल जल बवंडर निकला, जो कंकालों को तितर बितर करने की कोशिश कर रहा था। कंकाल जल बवंडर में भी अविचलित रहे और अपना हमला जारी रखा। एक बार श्राप देने के बाद लिन मोयू ने आगे कोई कदम नहीं उठाया। वह जानता था कि उसके सामने बैठा बॉस चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह व्यर्थ थी। मृत्यु तो बस समय की बात थी। भले ही उसमें शारीरिक क्षति को 50% तक कम करने की विशेषता थी, और भले ही एक बॉस के रूप में उसकी जीवन शक्ति सामान्य राक्षसों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी, लेकिन फिर भी वह मौत के भाग्य से नहीं बच सकी। जी हां, बस कुछ ही सेकंड में देवी प्रक्षेपण अनिच्छा से गिर पड़ी। उसका कवच चकनाचूर हो गया था, लगभग कोई भी हिस्सा सही सलामत नहीं बचा था। अफसोस की बात है, इस कवच को कला का एक नमूना माना जा सकता है, लेकिन उसके सामने जो कवच था वह असली नहीं था। यह जल की मौलिक ऊर्जा का एक बहुलक मात्र था। अन्य पेशेवरों की नज़र में बेहद कठिन स्तर का बॉस, जिससे निपटना बेहद मुश्किल था, लिन मोयू के लिए कोई चुनौती नहीं थी। मृत जल देवता प्रक्षेपण अनुभव जोड़ 410000। स्वच्छ जल क्रिस्टल का टुकड़ा तारांकन 2 प्राप्त हुआ। स्वच्छ जल क्रिस्टल खंड 5 स्वच्छ जल क्रिस्टल खंडों को मिलाकर एक स्वच्छ जल क्रिस्टल बनाया जा सकता है। पुरस्कारों को देखते हुए लिन मोयू ने अपने अनुभव की दोबारा जांच की। अनुभव वृद्धि बहुत अधिक नहीं थी, केवल 2% से थोड़ी अधिक, 3% तक भी नहीं पहुंची। उसे लेवल अप करने के लिए अभी भी 53% अधिक अनुभव की आवश्यकता थी। भले ही अगली बार वह हेल डिफिकल्टी लेवल पर खेती करना शुरू कर दे, जिसमें अधिक राक्षस और अधिक अनुभव हो। अधिक से अधिक, ये ड्रीमलाइट की कठिनाई के अनुभव को दोगुना कर देगा। ये लगभग 5% अनुभव होगा। उसे लेवल बढ़ाने के लिए अभी भी 10 से अधिक बार फॉर्मिंग करनी होगी। इसकी दक्षता वास्तव में उच्च नहीं है, लेकिन कम से कम यह आसान है। यहाँ का नज़ारा सुंदर है और हवा ताजी है। कुछ देर सोचने के बाद लिन मोयू ने जल देवता के आंगन में खेती जारी रखने का फैसला किया। हालांकि अनुभव थोड़ा निराशाजनक रहा, फिर भी उन्हें क्लियर वाटर क्रिस्टल्स की जरूरत थी। प्रति प्रयास 2 टुकड़ों की ड्रॉप दर को देखते हुए उसे एक क्लियर वाटर क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए 3 बार फॉर्मिंग करनी होगी। इनमें से 2 का उपयोग एलिमेंटल गॉड स्टोन को संश्लेषित करने के लिए किया जा सकता है, और किसी भी अतिरिक्त को बैकअप के रूप में रखा जा सकता है। यह अफसोस की बात है कि मुझे जल तत्व रत्न नहीं मिला। लिन मोयू को थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि इस कालकोठरी से मिलने वाले पुरस्कार काफी कम थे। वहां की एकमात्र अच्छी बात सुंदर दृश्यावली थी।
जैसे ही वह जाने वाला था, अचानक उसने जमीन पर त्रिशूल देखा। बॉस का शरीर गायब हो गया था, लेकिन त्रिशूल वहीं पड़ा रहा, जो देखने में अप्रभावित लग रहा था। त्रिशूल में जड़ा रत्न अभी भी चमक रहा था, और जल तत्व की ऊर्जा की एक लहर फैल गई। एक मणि। लिन मोयू की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने तुरंत उसे उठा लिया। त्रिशूल अप्रत्याशित रूप से हल्का था, उसका वजन बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही वह लिन मोयू के हाथ में आया, वह सिकुड़ने लगा। पलक झपकते ही ये केवल हथेली के आकार का रह गया, और इसमें जड़ा हुआ रत्न गिर गया। जल देवता की कुंजी। वास्तविक जल देवता के महल को खोलने की कुंजी। क्लियर वाटर जेम। क्लियर वाटर जेम जल तत्व से होने वाले नुकसान को स्थायी रूप से 50% तक कम करता है, साथ ही जल प्रकार का कौशल प्राप्त करने का अवसर भी देता है, जो केवल पहले उपयोग पर प्रभावी होता है। लिन मोयू ने खुशी का हल्का सा संकेत देते हुए कहा, जैसा कि उम्मीद थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सीधे बॉस से नहीं गिरेगा, मैं इसे लगभग चूक ही गया था। चाबी के साथ साथ कुछ और भी गायब होना चाहिए। जल देवता को जगाने के लिए कुछ। पिछले अनुभवों के आधार पर लिन मोयू को लगा कि उससे कुछ न कुछ चूक जरूर हुई है। उसकी निगाहें कालकोटरी महल पर घूमती रहीं, वह ध्यानपूर्वक खोजबीन कर रहा था। अंततः उसे एक वस्तु दिखाई दी। यह एक बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र था, जो एक पत्थर के स्तंभ में जड़ा हुआ था। बांसुरी बड़ी नहीं थी और देखने में साधारण सी लगती थी। अगर ध्यान से न देखा जाए तो इसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। आज्ञाकारी कंकालों ने लिन मोयू को बांसुरी वापस लाने में मदद की। जल देवता की बांसुरी, इसका उपयोग जल देवता को जागृत करने के लिए किया जा सकता है। एलिमेंटल डंजन की चारों वस्तुएं अंततः पूरी हो गई हैं। आग, पानी और प्रकाश सब पूर्ण हो चुके हैं, केवल हवा और बिजली ही शेष है। लिन मोयू को लगा कि वह संभवतः सभी 5 पौराणिक मौलिक कालकोठरियों को एकत्र कर लेगा। कौन जाने तब क्या जादुई बदलाव होंगे। ऐसा लग रहा था मानो वह रहस्यों की एक परत को उजागर कर रहा हो, और लिन मोयू की जिज्ञासा बढ़ गई। लिन मोयू ने तुरंत क्लियर वाटर जेम को सक्रिय किया, और उसका पूरा शरीर एक चमकदार जल प्रकाश से घिर गया। कालकोठरी के कक्ष में घंटी फिर बजी। काफी समय हो गया था जब आखिरी घंटी बजी थी। इस बार कई लोग जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़े, क्योंकि वे जानते थे कि क्या हो रहा है और इसके आदी हो चुके थे। लिंग गॉड जनरल ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया है। मुझे आश्चर्य है कि इसका परिणाम क्या होगा। वैसे भी पहली बार का कोई महत्व नहीं है, वर्तमान परिणाम सटीक नहीं है। डोन फेंग याओ ने चर्चा सुनी और उसे यह अजीब लगा, इसलिए वह पूछे बिना नहीं रह सकी, सहपाठी, लिन मोयू का वर्तमान परिणाम सटीक क्यों नहीं है? सहपाठी की आंखों में प्रशंसा की चमक थी। वह स्पष्ट रूप से डोन फेंग याओ की सुंदरता से मोहित हो गया था, मानो उसके मुंह से लार टपक रही हो। उसने तुरंत जवाब दिया, बात यह है कि लिंग गॉड जनरल का पहले कालकोटरी का रिकॉर्ड कभी बहुत अच्छा नहीं रहा है। बेशक फिर भी ये दूसरों से बेहतर है। फिर लिंग गॉड जनरल दूसरी और तीसरी बार कोशिश करेगा, और तब परिणाम भयावह हो जाएंगे। इसी समय लिन मोयू का परिणाम प्रदर्शित हुआ। कालकोटरी के उन्नयन के कारण पिछली टीम का रिकॉर्ड मिट गया था। इस बार लिन मोयू का परिणाम चाहे जो भी हो, वह पहले स्थान पर ही रहेगा। 48 मिनट 22 सेकंड। डोन फेंग याओ कांप उठा। नरक स्तर की कालकोटरी में ऐसा परिणाम हासिल करना न केवल आश्चर्यजनक था, बल्कि लगभग अविश्वसनीय था। लेकिन दूसरों के शब्दों में, पहला परिणाम अच्छा नहीं माना जा सकता था। तब किस प्रकार के परिणाम को अच्छा माना जाएगा? डोन फेंग याओ के ज्ञान के कारण वह इसे समझ नहीं पाए। मुझे लगता है कि यह परिणाम काफी अच्छा है, दूसरों के लिए इसे तोड़ना मुश्किल होगा। डोन फेंग याओ ने थोड़ी शंका के साथ कहा। उस व्यक्ति ने फिर हंसते हुए कहा, दूसरों के लिए इसे तोड़ना मुश्किल है, लेकिन लिंग गॉड जनरल इसे खुद तोड़ सकते हैं। बस इंतजार कीजिए, जैसे ही लिंग गॉड जनरल दूसरी बार कोशिश करेंगे, आपको जरूर आश्चर्य होगा। सचमुच। डोन फेंग याओ को संदेह हुआ। जैसे ही स्थान थोड़ा विकृत हुआ, लिन मोयू कालकोटरी के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुई। अगले ही पल, वह फिर से कालकोटरी में प्रवेश कर गया। कालकोटरी के बाहर चीख पुकार मची हुई थी। लिंग गॉड जनरल दूसरी बार मैदान में उतरने जा रहे हैं। सट्टेबाजी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। लिंग गॉड जनरल की पहली दौड़ में 48 मिनट लगे। हम समय सीमा 24 मिनट तय कर रहे हैं, हर कोई अपनी शर्त लगा सकता है।
इस बात पर शर्त लगाए कि लिंग गॉड जनरल का नया रिकॉर्ड 24 मिनट से अधिक होगा या कम। प्रत्येक शर्त 1000 अंकों की है, सभी लोग आएं और अपनी शर्त लगाएं। 24 मिनट से कम समय पर दांव लगाने पर 1 के बदले 2 का भुगतान होता है। 24 मिनट से अधिक समय पर शर्त लगाने पर एक व्यक्ति को भुगतान करता है। इस मौके को मत गंवाओ, कौन जाने कब लिंग गॉड जनरल फिर से खेती करने आएगा। डोन फेंग याओ हैरान रह गई, क्या वे इस पर भी शर्त लगा रहे थे? जिज्ञासावश वह चलकर वहां गई। बाहर भीड़ थी और हर कोई शर्त लगा रहा था। डोन फेंग याओ कुछ देर तक देखता रहा और उत्साह में डूब गया। उसने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी, और बिना सोचे समझे उसने शर्त लगा दी। एक शाही राजकुमारी और एक दिव्य स्तर के विशेषज्ञ की बेटी होने के नाते, वह स्वाभाविक रूप से छोटी रकम का दांव नहीं लगाएगी। 1000 पॉइंट की शर्त। वह इस तरह अपनी इज्जत नहीं खो सकती थी। उसने तुरंत 10,000 पॉइंट्स की शर्त लगा दी, जो लगभग सबसे बड़ी शर्त थी। उन्हें विश्वास नहीं था कि लिन मुयु समय को 24 मिनट से कम कर सकती है। अकेले करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, 12 उच्च स्तरीय पेशेवरों की एक टीम भी इसे नहीं कर सकती। शर्त लगाने के बाद डोन फेंग याओ ने कालकोठरी की प्रगति पर ध्यान देना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वह भूल गई थी कि उसे भी वहां लेवल बढ़ाने के लिए आना था, और परिणामस्वरूप वह कुछ घंटों तक बिना कोई लेवल बढ़ाए इंतजार करती रही। संपर्क सेवा की शर्तें।